से बाहर आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से उसका यह अनुमान होगा। वास्तव में उसने जो कहा वो बिल्कुल सामान्य है। कई महिलाएं जो एक साथ किराए पर रहती हैं, वे किराएदारों से पुरुषों को वापस लाने या यहाँ तक कि एक साथ किराए पर लेने के लिए सहमत नहीं होंगी। आखिरकार यदि एक से अधिक पुरुष हैं, तो अन्य महिलाओं के लिए बहुत असुविधा होगी। वो मेरा दोस्त है और यहाँ रात नहीं गुजारेगा, गुओ मेंगन ने अजीब तरीके से कहा। क्या वो सही है? दोनों महिलाओं ने हुआंग फैंग को संदेह भरी नजरों से देखा और गुओ मेंगन की बातों पर विश्वास नहीं किया। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं जानते। आपने कहा कि वो बाद में चला जाएगा। ये झूठ है। हम पूरी रात आपके साथ नहीं रह सकते। कौन जानता है कि वो कब चला जाएगा? जाहिर है उन्हें लगता है कि गुओ मेंगन हुआंग फैंग को रात के लिए यहाँ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब वे इस बहाने कहते हैं कि वे थोड़ी देर के बाद पूरी रात नहीं रह सकते। जहां तक बात है कि वो ऐसा क्यों सोचती है, तो इसका कारण ये है कि वे आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। गुओ मेंगन का चेहरा और भी अधिक शर्मिंदा है और उसका चेहरा लाल है और खून बह रहा है। सामान्य समय में वो इन दो लोगों से परेशान नहीं होती और कई बार ऐसा होता है। हालांकि अपने चरित्र के कारण उन्हें उनसे झगड़ा करने की आदत नहीं है और वे दोनों धैर्यवान हैं। लेकिन इस बार यह वैसा नहीं है। इस बार अन्य दो ने न केवल उसके बारे में कहा, बल्कि हुआंग फैंग के बारे में भी कहा, जो उसका दोस्त है और उसकी मदद करता है। स्वाभाविक रूप से वो हुआंग फैंग के साथ इस तरह अन्याय होते नहीं देखना चाहती थी। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया जाएगा। गुओ मेंगन का चेहरा सीधा था और उसने दो महिलाओं के सामने अभूतपूर्व ताकत दिखाई। और यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता। आप दोनों पिछले सप्ताह रात के लिए पुरुषों को वापस लाए थे। जहां तक बात है कि क्या वे आपके प्रेमी थे, मुझे नहीं पता। हुआंग फैंग गुओ मेंगन से थोड़ा प्रभावित है। अप्रत्याशित रूप से जब वो वास्तव में लोगों को चिढ़ाना चाहती है, तो वो इतनी शक्तिशाली होती है। जहां तक दोनों महिलाओं की बात है, इस समय उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और नासमझी झलक रही थी। स्वाभाविक रूप से शर्मिंदगी इसलिए हुई क्योंकि उन्हें गुओ मेंगन द्वारा जनता के सामने उजागर किया गया था। जहां तक नासमझी की बात है, ऐसा इसलिए था क्योंकि गुओ मेंगन सामान्य समय में उनके सामने कमजोर थे। इसलिए दो प्रतिभाएं इस तरह से आगे बढ़ने का साहस करती हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। वे हमेशा उनकी सांसों को सहना और उनका इलाज करना पसंद करते हैं। गुओ मेंगन, जिनका खंडन करना मुश्किल है। लगता है कि आज उन्होंने खुद को अचानक बदल लिया है। तुम बकवास हो। महिलाओं में से एक ने शर्माते हुए गुओ मेंगन की ओर इशारा किया। क्या आप अपने मन की बकवास समझते हैं? गुओ मेंगन ने शांति से कहा, फिर हुआंग फैंग से कहा, चलो चले। ठीक है। हुआंग फैंग ने सबसे पहले गुओ मेंगन के दो रूममेट्स को बड़ी दिलचस्पी से देखा। यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी ईंधन कुशल लैंप नहीं है। वे निश्चित रूप से सामान्य समय में गुओ मेंगन के अनुकूल नहीं होते हैं, अन्यथा उनका प्रेमी अभी भी वहां है और उनका ऐसा रवैया नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आप यहाँ रहकर बहुत खुश नहीं हैं। दरवाजे के बाहर हुआंग फैंग ने गुओ मेंगन से कहा। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 288 फिर से छोड़ें। इस समय गुओ मेंगन अपनी पूर्व अंतर्मुखी और कमजोर स्थिति में लौट आई। जब उसने हुआंग फैंग की बातें सुनी तो वो शर्मिंदा हो गई। वास्तव में हम आमतौर पर काफी अच्छे से मिलते हैं। गुओ मेंगन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह स्पष्टीकरण था या लीपापोती। गुओ मेंगन नहीं चाहते थे कि हुआंग फैंग इसके बारे में चिंता करें। अभी अभी हुआंग फैंग ने अपने रूममेट्स के बीच इस तरह की झड़प देखी। वो पहले से ही शर्मिंदा थी। अब अगर हुआंग फैंग को यह पता होता तो वह हमेशा इसी तरह से यहाँ आती थी और उसने आज की तरह खंडन भी नहीं किया, तो हुआंग फैंग और अधिक सोचती। लेकिन हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो कृपया मेरे पास आएं। हुआंग फैंग जानता है कि गुओ मेंगन शर्मिंदा है। हालांकि हुआंग फैंग इसे जानबूझकर नहीं गिराएगा, जिससे गुओ मेंगन नीचे आने में असमर्थ हो जाएगा। हुआंग फैंग ने पहले कोई मदद क्यों नहीं भेजी? इसका कारण यह है कि वो देख सकते हैं कि गुओ मेंगन अभी भी वहां रहना चाहते हैं। ये गुओ मेंगन के लिए अच्छा नहीं है अगर वो संघर्ष को तेज करता है। हुआंग फैंग के निवास पर लौटने के बाद उन्होंने एक साथ रात्रिभोज करना शुरू कर दिया और गुओ मेंगन पिछली नाखुशी को पूरी तरह से भूल गए। उन्होंने हुआंग फैंग के साथ आसानी से बातचीत की। हुआंग फैंग को बहुत पहले ही पता चल गया था कि गुओ मेंगन वास्तव में अंतर्मुखी नहीं है। जिन लोगों को वो जानती थी उनके सामने उसे अब भी बातचीत करने में मजा आता था। तुम्हें कल फैक्ट्री जाना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि भाई लियांग पागल हो रहे हैं। कारखाने के बारे में बात करते समय गुओ मेंगन को भी गुओ लियांग की क्रोधित उपस्थिति के बारे में सोचना पड़ा और मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा, ठीक है, कल सुबह मैं समय पर यहाँ पहुंच जाऊंगा। इन दिनों हर किसी के लिए यह वास्तव में कठिन है। हुआंग फैंग ने कहा, कड़ी मेहनत कुछ भी नहीं है, हम सभी बहुत खुश हैं। यहाँ काम करने का माहौल हमारी पिछली कंपनी की तुलना में बहुत बेहतर है, गुओ मेंगन ने कहा। दरअसल बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों के बीच यही अंतर है। बड़ी कंपनियों में कई विकास मंच है, लेकिन कई साजिशें और साजिशें भी हैं। हालांकि छोटे प्लेटफार्मों का विकास बड़ा नहीं है, लेकिन कम लोग हैं और सभी के संबंध अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण है। उदाहरण के लिए गुओ लियांग और उनमें से 3 और अन्य कार्यकर्ता संबंध भी अच्छे हैं और हर कोई आमतौर पर इसके बारे में बात करता है, ये सभी जानते हैं। जैसे जैसे उन्होंने खाना खाया और बातें की, समय तेजी से बीत गया। खाने के बाद गुओ मेंगन ने सफाई की और बचे हुए कटोरे वगैरह वापस ले आए। अरे क्या तुम वापस आ गए? मुझे लगा कि तुम अपने प्रेमी के साथ रात बिताने जा रही हो। गुओ मेंगन के अपने आवास पर लौटने के बाद दोनों लड़कियां लिविंग रूम में टीवी देख रही थी।
उसे वापस देखकर उन्होंने तुरंत अपना ध्यान टीवी से हटाकर गुओ मेंगन की ओर कर दिया। हालांकि गुओ मेंगन ने पहले की तरह उन पर ध्यान नहीं दिया, जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने उनकी बातों को हवा हवाई समझ लिया, जिससे दोनों लड़कियां काफी नाराज हो गईं। क्या आपको लगता है कि उसका प्रेमी इस समुदाय में रहेगा? ये देखकर कि गुओ मेंगन ने उन पर ध्यान नहीं दिया, वो बर्तन धोने के लिए रसोई में गया और दोनों लड़कियां एक दूसरे से बुदबुदाने लगी। जब गुओ मेंगन और हुआंग फैंग चले गए तो उन्होंने देखा कि गुओ मेंगन और हुआंग फैंग के हाथों में खाना था। अब वे खाली प्लेटें लेकर आए हैं। जाहिर है उन्होंने खाना खत्म कर लिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ खाना नहीं खाया है, इसलिए हुआंग फैंग शायद इस छोटे से इलाके में रहते हैं। ये संभव नहीं होना चाहिए, एक अन्य ने कहा। आप उसे अभी तक नहीं जानते, ये सिर्फ एक गांव की लड़की है जिसके पास पैसे नहीं है। यदि उसका प्रेमी वास्तव में इस समुदाय में रहता है तो वो लंबे समय तक अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए चली गई होती, वो किराया बचा सकती है। ये सच है, लेकिन क्या दूसरों के साथ किराए पर लेना असुविधाजनक है? नहीं, अगर यह सच है तो दोनों निश्चित रूप से एक साथ किराया साझा करेंगे और अलग अलग नहीं रहेंगे। यह सही है, लेकिन वो लड़का हारा हुआ है। हम उसकी प्रेमिका के साथ परेशानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, गुओ मेंगन इसमें बर्तन धो रही है। निस्संदेह वो नहीं जानती, उसके दो रूममेट उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो जानती भी है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जिंदगी की उसे आदत हो गई है। ग्रामीण इलाके की किसी लड़की को लंबे समय से ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। सौभाग्य से उसे बहुत अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे ऐसे कई दोस्त मिले जो उसके लिए अच्छे थे, विशेष रूप से गुओ लियांग, झो रुओलान और हुआंग फैंग। वो महसूस कर सकती थी कि वे तीनों वास्तव में खुद के प्रति अच्छे थे और खुद को दोस्त मानते थे। गुओ मेंगन के चले जाने के बाद हुआंग फैंग ने कपड़े धोए और भंडारण बॉक्स की जांच करने गए। हालांकि कोई नई खोज नहीं हुई। इन्हीं दिनों उन्हें स्टोरेज बॉक्स में कुछ गैजेट्स मिले। हालांकि ये बेकार था, ये बच्चों के लिए खिलौना बनने के समान ही था। इसलिए हुआंग फैंग ने उन्हें रिंग में फेंक दिया और इस बात का इंतजार किया कि हम कब उनके लिए फिर से अच्छी चीजें ला सकते हैं। अगली सुबह हुआंग फैंग कंपनी नहीं गए, बल्कि क्यू निंगशुंग को लेने के लिए सीधे अस्पताल गए। कल उन्होंने सु युमो और जी मिंगजियाओ से छुट्टी मांगी। जी मिंगजियाओ ने उसे शर्मिंदा नहीं किया या उस पर हमला नहीं किया। उन्होंने बहुत खुशी से छुट्टी मंजूर कर ली। यही कारण हो सकता है कि हुआंग फैंग की पिछली राय से उन्हें और कंपनी को मदद मिली। हालांकि हुआंग फैंग ने सोचा कि उन्होंने इस अवधि में काफी छुट्टियां ली हैं। यदि उसे अन्य कंपनियों में उसके बॉस द्वारा डांटा गया होता तो तियानजियाओ समूह में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जब सु युमो और जी मिंगजियाओ ने उनकी छुट्टी के लिए उनकी आलोचना की तब भी वे बहुत खुश थे। उन्होंने हुआंग फैंग से ये भी नहीं पूछा कि इसका कारण क्या था। दूसरी ओर क्यू निंगशुंग की मां अपनी बेटी को अस्पताल में सामान पैक करने में मदद कर रही है, जबकि उसके पिता डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं। जाहिर है वो अपनी बेटी के शरीर को लेकर काफी चिंतित है। जहां तक खुद क्यू निंगशुंग का सवाल है, जब वो ऊब जाता है तो वो हमेशा दरवाजे की ओर देखता है, जाहिर तौर पर किसी के आने की उम्मीद करता है। ठंड जम रही है, देखो कहीं कुछ कमी तो नहीं है, क्यू की मां ने उससे कहा। नहीं, आप इसे स्वयं साफ कर सकते हैं। क्यू निंगशुंग ने अपनी मां की ओर देखा भी नहीं और कहा। आप क्यू निंगशुंग की मां को भी अपनी बेटी के व्यवहार का पता चला और वो उसके पास आई और बोली, तुम किसी का इंतजार क्यों कर रहे हो? हुआंग फैंग का इंतजार करो। क्या उसने ऐसा नहीं कहा? वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? ये जल्द ही आना चाहिए। उसने मुझसे वादा किया कि वो आएगा। क्यू निंगशुंग ने कहा कि वो अभी भी हुआंग फैंग पर विश्वास करने को तैयार थी, लेकिन उसे डर था कि हुआंग फैंग नहीं आएंगे, इसलिए उसका स्वर बहुत निश्चित नहीं था। अगर उसने आज अपना वादा तोड़ दिया तो तुम्हारी मां और मुझसे उसका पैसा काट लिया जाएगा, क्यू निंगशुंग की मां ने कठोर चेहरे के साथ कहा। मां, आप क्या कहती हैं? क्यू निंगशुंग शर्मिंदा था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर हुआंग फैंग नहीं आया तो वह अपने माता पिता पर बुरा प्रभाव छोड़ेगा। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 289 मुझे देखने दो। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। जब क्यू निंगशुंग भ्रमित हो गया तो वार्ड का दरवाजा खोला गया और हुआंग फैंग की आकृति क्यू निंगशुंग की नजर में आ गई। जब हुआंग फैंग ने देखा कि वार्ड में चीजें लगभग साफ कर दी गई थी तो उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें थोड़ी देर हो गई है। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वो जल्दी बाहर चला गया, लेकिन अब भीड़ का समय है, इसलिए सड़क बुरी तरह अवरुद्ध है। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें थोड़ा देर हो गई थी। और ये हो गया। क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग को प्रकट होते देखा। उसके चेहरे की चिंता बिना किसी निशान के गायब हो गई और वो आश्चर्यचकित होकर हुआंग फैंग के पास चला गया। क्यू निंगशुंग के पीछे उसकी मां ने क्यू हॉल पर नजर डाली, जिसने अभी अभी डॉक्टर से बात की थी, और समझ गई कि उसके दिल में क्या है। आपके डिस्चार्ज होने पर बधाई। हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग को उसके हाथ में फूल दिया। धन्यवाद। क्यू निंगशुंग मुस्कुराता है और हुआंग फैंग के हाथ में फूल ले लेता है। इस समय भी वो कहाँ चिंतित और ऊबी हुई है। आप हुआंग फैंग हैं। इसी समय निर्देशक क्यू आए। उस रात उनकी और हुआंग फैंग की आमने सामने मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैं निर्देशक क्यू हूँ, नमस्ते। हुआंग फैंग ने विनम्रता और जल्दबाजी से कहा कि वो भविष्य में एक उद्यम चलाने जा रहे हैं और उद्यम और पुलिस के बीच संपर्क कम नहीं होगा, इसलिए निर्देशक क्यू के लिए वो अभी भी विनम्र रहना चाहते थे, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वो क्यू निंगशुंग के पिता थे।
ठीक है, बेहतर होगा कि आप मुझे अंकल क्यू कहें। उस रात मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। क्यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआंग फैंग से कहा कि उसके पास सामान्य समय में काम करने का अधिकार नहीं है। अंकल क्यू बहुत दयालु है। हुआंग फैंग के पास क्यू के प्रेमालाप को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है और यह केवल उसके लिए अच्छा है। मैं भी इन दिनों व्यस्त हूँ और मैं भी फ्रॉस्टी के कारण अस्पताल में हूँ। आज बस समय है, वो भी अस्पताल से बाहर है। हम आपको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे और इसके लिए धन्यवाद, निर्देशक क्यू ने हुआंग फैंग से कहा। नहीं अंकल क्यू, कांग फ्रॉस्ट और मैं अच्छे दोस्त हैं, उसे बचाना सही है। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हुआंग फैंग ने मना कर दिया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप दोस्त हैं, हम उसके माता पिता हैं। धन्यवाद या धन्यवाद। इस समय क्यू निंगशुंग की मां भी आई और उन्होंने कहा कि वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए हुआंग फैंग को भोजन पर आमंत्रित करने के बारे में सोच रही थी। अब उसने ये भी पाया कि उसकी बेटी हुआंग फैंग के लिए कुछ मायने रखती थी, इसलिए उसे एक साथ भोजन करना पड़ा। यह सही है हुआंग फैंग, मना मत करो। हालांकि वो पहले शर्मिंदा था, क्यू निंगशुंग को उम्मीद थी कि हुआंग फैंग अपने परिवार के साथ भोजन कर सकता है। हुआंग फैंग को उसके माता पिता नहीं जानते थे, उन्होंने केवल एक बार खुद को बचाया। उन्होंने कई बार खुद को बचाया है। इसके अलावा उसके दिल में हुआंग फैंग के लिए भी कुछ अर्थ थे। स्वाभाविक रूप से वो हुआंग फैंग और उसके माता पिता को एक दूसरे से संपर्क करने देना चाहता था। लेकिन हुआंग फैंग थोड़ी दुविधा में है। सुबह उसके पास दूसरे काम होते हैं, अन्यथा वो प्रांतीय पुलिस प्रमुख के साथ रात्रि भोज करना चाहेंगे। दोपहर में जियाओफे के साथ क्या मामला है, क्यू की मां ने स्पष्ट रूप से कुछ देखा। ठीक है, मैंने एक छोटी फैक्ट्री खोली है और मैं आज आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाद में वहां जाऊंगा। हुआंग फैंग ने इसे छुपाया नहीं, या क्यू निंगशुंग के माता पिता ने सोचा कि वे जानबूझकर नहीं जाना चाहते थे। वो दुखद होगा। जियाओफेंग ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। क्यू निंगशुंग की मां को यह कहते हुए आश्चर्य हुआ कि उन्हें शायद अपनी बेटी के माध्यम से हुआंग फैंग के बारे में पता चला था। वो सिर्फ एक सुरक्षा प्रबंधक थी, लेकिन उसे अब कोई फैक्ट्री खोलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि क्यू निंगशुंग और निर्देशक क्यू ने हुआंग फैंग को आश्चर्य से देखा। जाहिर है क्यू निंगशुंग ने इस बारे में नहीं सोचा, खासकर क्यू निंगशुंग ने। हालांकि वह अस्पताल में थी, लेकिन उसे हुआंग फैंग के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आखिरकार वो अब अपने दिल में हुआंग फैंग को पसंद करती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो हुआंग फैंग के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सोचा, वो ये सब हुआंग फैंग के बारे में नहीं जानती थी। हालांकि क्यू निंगशुंग को जल्द ही हुआंग फैंग की जादुई चीजें याद आई, जिसमें दस्ताने और वो फल भी शामिल था जो उसने उसे खाने के लिए दिया था। जाहिर है हुआंग फैंग के पास कई रहस्य है। अब दूसरा मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, यह एक दोस्त के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री है। हुआंग फैंग ये कहते हुए थोड़ा शर्मिंदा है। इसके अलावा उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, उनकी फैक्ट्री वास्तव में एक छोटी फैक्ट्री है, कुल मिलाकर केवल 20 लोग। ये सुनने के बाद निर्देशक क्यू के चेहरे पर सोच की झलक दिखी। फिर उन्होंने क्यू निंगशुंग की मां और बेटी से कहा, इस तरह आप दोनों पहले वापस जाएं। आप अच्छे से स्नान करने के लिए वापस जाएं और फिर अपनी मां के साथ होटल में जाकर हमारा इंतजार करें। मैं जियाओ हुआंग जाऊंगा फैक्ट्री को देखने के लिए। फिर उसने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, जियाओ हुआंग का स्वागत नहीं है ना? निर्देशक क्यू हुआंग फैंग को मंच देने जा रहे हैं। उनकी उपस्थिति से भविष्य में हुआंग फैंग की छोटी फैक्ट्री में कोई भद्दे लोग नहीं होंगे जो जानबूझकर परेशानी की तलाश में हो। इसके लिए घटनास्थल पर मौजूद अन्य 3 लोग समझ सकते हैं। हालांकि हुआंग फैंग को वो नाम पसंद नहीं है जो क्यू ने खुद को बुलाया था। वो उतना अच्छा नहीं है जितना क्यू निंगशुंग की मां से जियाओ फैंग कहती थी। हालांकि वो बहुत खुश है कि क्यू अपने कारखाने में जा सकता है। निश्चित रूप से आपका स्वागत है। हुआंग फैंग को पता है कि निर्देशक क्यू का मतलब है कि वो खुद को मंच पर लाने में मदद करते हैं। दोपहर को उसके साथ डिनर पर जाना होता है। इसके अलावा उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा आमंत्रित किया जाता है। हालांकि निर्देशक क्यू हुआंग फैंग द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भी जाने को तैयार है। पहले हालांकि हुआंग फैंग को निर्देशक क्यू की पहचान पता थी, लेकिन उन्हें इस संबंध में कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो बस ऐसे व्यक्ति को और अधिक जानना चाहता था। यदि वो बाद में समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो वो प्रयास कर सकता है और मदद मांग सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निर्देशक क्यू उनके कारखाने में जाने की पेशकश करेंगे। हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से खुश है। क्यू निंगशुंग ने स्पष्ट रूप से इसे समझा, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मां और मैं होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दोनों सुविधाएं अलग हो गई। क्यू निंगशुंग और उसकी मां पहले वापस चले गए, जबकि हुआंग फैंग और क्यू निंगशुंग के पिता एक साथ अपने कारखाने गए। हुआंग फैंग के लिए शर्मिंदगी की बात यह थी कि उनके पास अपनी कोई कार नहीं थी। वे अभी भी क्यू निंगशुंग के पिता की कार में थे। सौभाग्य से क्यू निंगशुंग के पिता ने हुआंग फैंग को नीची दृष्टि से नहीं देखा। वो शायद हुआंग फैंग की स्थिति के बारे में भी जानता था। घर की खराब स्थिति और स्नातक होने के कुछ समय बाद हुआंग फैंग एक कार नहीं खरीद सकते थे, जो कोई अजीब बात नहीं है। वास्तव में अजीब बात यह है कि हुआंग फैंग एक कार नहीं खरीद सकते और उनके पास एक फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे हैं, जो निर्देशक क्यू को बहुत उत्सुक बनाता है। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 290 विजिट। आखिरकार आप यहां आ गए। मुझे लगा कि आप आज ना आने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे। जब हुआंग फैंग और निर्देशक क्यू कारखाने में पहुंचे तो गो लियांग पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उनके बगल में जो रोलर और गो मिंगन थे।
आज का गो लियांग स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक कपड़े पहने हुए है। वो सीधा सूट और टाई पहनता है और उसके बालों में सावधानी से कंघी की जाती है। हालांकि हुआंग फैंग ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या आप हॉट नहीं हैं? बकवास। गो लियांग ने गुस्से में कहा कि मौसम अभी भी बहुत गर्म है, शर्ट पहनने के लिए ये सबसे उपयुक्त दिन है। बहरहाल आज का दिन खास है, भले ही ये दोबारा गर्म हो रहा हो, वो इसे सहन कर सकता है और ऐसा करने को तैयार है। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से जानता है कि वो क्या सोचता है, लेकिन उसे अपने कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं है। अब इसके बारे में सोचे, उसे गो लियांग की कोई परवाह नहीं है। वैसे ये बात है, गो लियांग ने हुआंग फैंग के आसपास निर्देशक की को कुछ संदेह के साथ देखा और पूछा। उनका और हुआंग फैंग का जियांगजू में कोई संपर्क नहीं है, इसलिए उन्हें आज उस साधारण समारोह के लिए किसी को आमंत्रित करने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने हुआंग फैंग को किसी को लाते हुए देखा, वो बहुत भ्रमित है। हुआंग फैंग को याद आया कि वो निर्देशक क्यू को लगभग भूल गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, यह निर्देशक क्यू है, किन्गई प्रांत की सभी पुलिस के नेता। निर्देशक क्यू ने हाथ हिलाया और कहा, मैं आज एक निजी आगंतुक हूँ। जियो हुआंग, बेहतर होगा कि आप मुझे अंकल क्यू कहें। निर्देशक क्यू ने कहा कि सभी लोगों के सामने उनका इरादा अपनी पहचान को नकारने का नहीं था। गो लियांग और अन्य लोग हैरान थे, उन्हें नहीं पता था कि हुआंग फैंग इतने बड़े व्यक्ति के साथ कैसे जुड़े थे। कैसे देखे कि दोनों पक्षों में कोई चौराहा नहीं होगा। इसके अलावा एक दूसरे की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि हुआंग फैंग बहुत अलग है। हालांकि निर्देशक क्यू ने हुआंग फैंग से उन्हें यही नाम देने के लिए कहा। बेशक अन्य लोग हिम्मत नहीं करते। गो लियांग ने जल्दी से कहा, यह निर्देशक क्यू है, कृपया अंदर आए। खैर, निर्देशक क्यू ने कुछ संकोच के साथ सिर हिलाया। वो अपनी बेटी की वजह से हुआंग फैंग के प्रति विनम्र थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो अन्य लोगों के प्रति इतना विनम्र होगा। निर्देशक क्यू को भी अपनी पहचान पर भरोसा करने की जरूरत है। उसके बाद हुआंग फैंग में कई लोगों ने जल्दी से पीछा किया। चूंकि निर्देशक क्यू ने कहा कि हुआंग फैंग उन्हें अंकल क्यू कहते थे, इसलिए हुआंग फैंग जानबूझकर अपमानजनक नहीं होंगे। मूल रूप से हुआंग फैंग और गो लियांग सभी श्रमिकों को एक साथ इकट्ठा करने, कुछ शब्द कहने, सभी को प्रोत्साहित करने और फिर मशीन शुरू करने और उत्पादन शुरू करने वाले थे। लेकिन अब जब निर्देशक क्यू यहाँ है तो स्थिति वैसी नहीं है। वे ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इसके अलावा जब निर्देशक क्यू यहाँ है तो वे बहुत विनम्र नहीं हो सकते। उन सभी में जब हुआंग फैंग निर्देशक क्यू के साथ कारखाने के चारों ओर देखने गए तो गो लियांग को नहीं पता था कि लाल रिबन, ट्रे, पटाखे इत्यादि कहां से लाए। तब वो एक रिबन काटने का समारोह करने जा रहे थे और मुख्य प्रतिभागी निर्देशक क्यू थे। हालांकि निर्देशक क्यू एक पल के लिए झिझके, फिर भी सहमत हो गए। पहले कभी किसी ने उन्हें ऐसे समारोह में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया था। हालांकि उन्होंने पहले सीधे तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन आज हुआंग फैंग के रिश्ते के कारण वो थोड़ा झिझके और सहमत हो गए। दरअसल आने से पहले उसने इन बातों के बारे में सोचा था, अगर वह सच में मना करना चाहे तो नहीं आएगा। हालांकि इसमें कोई मेहमान नहीं है और कोई पत्रकार नहीं है, फिर भी यह संक्षिप्त समारोह बहुत जीवंत है। इसके अलावा हुआंग फैंग और गो लियांग को यकीन है कि निर्देशक क्यू जल्द ही रिबन काटने के समारोह में भाग लेने के लिए यहां आने पर बहुत से इच्छुक लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। उन्हें भविष्य में सरकारी विभागों से आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं पड़ेगा। हालांकि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह पहले की बिना किसी सहायता की स्थिति से काफी बेहतर है। गो लियांग और अन्य लोग कारखाने को लेकर चिंतित थे। आखिरकार वे भंडारण बॉक्स के अस्तित्व को नहीं जानते थे और उनमें हुआंग फैंग जैसा आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन अब चिंता काफी कम हो गई है। हुआंग फैंग निर्देशक क्यू को भी आमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक ही तरह का चलना नहीं है। इसके अलावा यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत स्वभाव के साथ आना आसान नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि उनका कारखाना सीधे तौर पर शुरू हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से पिछले कारखाने की तुलना में अधिक आशाजनक है। रिबन काटने की रस्म के बाद हुआंग फैंग चाहते थे कि निर्देशक क्यू कुछ सरल कहें, लेकिन निर्देशक क्यू ने इनकार कर दिया। अंत में हुआंग फैंग प्रवक्ता बनने के लिए मोर्चे पर गए। आज भले ही हमारी फैक्ट्री ने आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया है, मुझे पता है कि बहुत से लोगों के मन में कोई कमी नहीं है। इतनी छोटी फैक्ट्री बड़े पैमाने पर नहीं है और फैक्ट्री के बाहर का नाम भी नहीं बदला गया है। इसका भविष्य क्या है? ये कितना अच्छा उत्पादन कर सकता है और यह कितना बेच सकता है? बहुत से लोगों को संदेह है और वे आश्वस्त नहीं है। हुआंग फैंग ने नीचे 20 से अधिक लोगों को देखते हुए कहा। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस कारखाने के बारे में बहुत आश्वस्त हूँ, और जिस कारण से मैं इतना आश्वस्त हूँ वो ये है कि हम जो उत्पादन करते हैं वो कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि युगांतरकारी महत्व की चीज है। बहुत बड़ी चीज है, समान बाजार में अग्रणी लाभ। और आपके हाथों में इस छोटी सी फैक्ट्री में ऐसी चीज का उत्पादन किया जाएगा और हम में से प्रत्येक वो व्यक्ति होगा जो इतिहास बनाएगा। हुआंग फैंग ने बोलना समाप्त करने के बाद पाया कि हर किसी का मूड बदल गया है। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि हुआंग फैंग का मानना है कि असली चीज सामने आने के बाद यहाँ हर कोई विश्वास करेगा कि उसने जो कहा वो कोई बड़ी कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। क्या आपकी फैक्ट्री में उत्पादित चीजें वास्तव में उतनी ही अच्छी हैं जितना आप कहते हैं? कार में निर्देशक क्यू ने रुचि के साथ हुआंग फैंग रोड के बारे में पूछा। रिबन काटने की रस्म के बाद श्रमिकों ने औपचारिक उत्पादन शुरू किया। आखिरकार ये पहला प्रोडक्शन है और यह हर किसी के भविष्य के करियर से संबंधित है। गो लियांग को देखने के लिए वहां रुकना होगा। इसके अलावा दोपहर के समय हुआंग फैंग और गो लियांग ने सभी के लिए एक डिनर पार्टी की व्यवस्था की। हालांकि हुआंग फैंग अब भाग नहीं ले सकते। हालांकि हुआंग फैंग की अनुपस्थिति के बारे में गो लियांग की कोई राय नहीं है। उसके लिए यहाँ कारखाने में देखना ठीक है। निर्देशक क्यू के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हुआंग फैंग निर्देशक क्यू के साथ जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हुआंग फैंग कहते हैं कि वो पहले जाना चाहते हैं और निर्देशक क्यू के साथ खाना खाना चाहते हैं, तो गो लियांग ने अपनी छाती पर ताली बजाते हुए वादा किया कि वो यहाँ देखेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। हुआंग फैंग को जाने दे और निर्देशक क्यू के साथ जाएं।
निर्देशक क्यू पहले हुआंगफेंग के कारखाने में गए थे, लेकिन वो वहां से नहीं गुजरे। निर्देशक क्यू, जो अपनी बेटी के मन की बात जानते हैं, हुआंगफेंग को लेकर बहुत चिंतित है, खासकर उनके करियर को लेकर। इसलिए जब वो कारखाने में था तो उसने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पूछा। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 291 पूछताछ। निदेशक क्यू सीवेज उपचार उपकरण के लिए कोई एजेंसी नहीं है, हालांकि उसे इस पहलू की परवाह नहीं है। आखिरकार वो किंग प्रांत में वास्तविक शक्ति व्यक्तियों में से एक है और बहुत सी चीजें जानता है। ऐसे कई कारखाने हैं जो सीवेज उपचार उपकरण का उत्पादन करते हैं। हुआंगफेंग 20 से अधिक लोगों वाली एक छोटी सी फैक्ट्री निश्चित रूप से एक छोटे पैमाने पर है। निर्देशक क्यू को नहीं पता कि वो कितनी फैक्ट्रियों में गए हैं। बेशक वो रिबन काटने नहीं गए थे, लेकिन वो उस बात पर विश्वास नहीं करते जो हुआंगफेंग ने पहले कही थी। यहाँ तक कि उन बड़ी फैक्ट्रियों में भी, जिनमें हजारों लोगों ने बहुत सारा पैसा निवेश किया है, वे ये कहने की हिम्मत नहीं करते हैं कि उनकी फैक्ट्रियां जो उत्पादन करती हैं वो युगांतरकारी चीज है, जो इस उद्योग में है, जो सभी साथियों से आगे है। अंकल क्यू, मैंने पहले झूठ नहीं बोला था। एक बार जब मेरा उपकरण तैयार हो जाएगा तो इसका प्रदर्शन निश्चित रूप से अन्य कारखानों की तुलना में बेहतर होगा, हुआंगफेंग ने सीधे चेहरे से कहा। ओह, यह सही है। निर्देशक क्यू ने सिर हिलाया, लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर हुआंगफेंग के उत्पाद उतने अच्छे होते जितना उन्होंने कहा, तो वो बिक्री के बारे में बात करने में मदद कर सकते थे। जब हुआंगफेंग और निर्देशक क्यू होटल पहुंचे तो क्यू निंगशुन और उसकी मां आ चुकी थी। आप यहाँ हैं, जल्दी से बैठ जाइए, हमने अभी अभी व्यंजन का ऑर्डर दिया है। जियोफेंग, देख लीजिए कि आप क्या खाना चाहते हैं। क्यू निंगशुन की मां ने दो लोगों को अंदर आते देखा और जल्दी से कहा, नहीं आंटी। हुआंगफेंग अतिथि वायुमार्ग। क्यू निंगशुन ने इस समय अपने कपड़े बदल लिए हैं और लोग भी तरोताजा हैं, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जाहिर तौर पर अच्छे मूड में है। हुआंगफेंग, आपने फैक्ट्री कब स्थापित की? मुझे ये भी नहीं पता। आप अपनी फैक्ट्री में क्या बनाते हैं? हुआंगफेंग का स्थान क्यू निंगशुन के बगल में है। जैसे ही वो बैठा, क्यू निंगशुन पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अगर उसे नहाने और कपड़े बदलने के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है तो वो उनके साथ फैक्ट्री जाना चाहेगी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और यह कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, यह मुख्य रूप से सीवेज उपचार उपकरण का उत्पादन करती है, हुआंगफेंग ने कहा। व्यंजन जल्द ही परोसे गए और बहुत स्वादिष्ट थे। आज का रात्रिभोज क्यू निंगशुन की अस्पताल से छुट्टी का जश्न मनाने और क्यू निंगशुन की मदद के लिए हुआंगफेंग को धन्यवाद देने के लिए है। खाने की मेज पर हुआंगफेंग निर्देशक क्यू के साथ कुछ शराब पीने गए। उस आदमी की थोड़ी शराब पीने के बाद विषय धीरे धीरे खुल गया। हालांकि अधिकांश समय यह निर्देशक क्यू ही थे जिन्होंने पूछा और हुआंगफेंग ने उत्तर दिया, ज्यादातर खुद हुआंगफेंग के बारे में, जिसने हुआंगफेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या क्यू के माता पिता निजी प्रश्न पूछने के इतने शौकीन हैं? जब क्यू निंगशुन और उसकी मां बाथरूम में गई तो निर्देशक क्यू ने आखिरकार इस विषय को बदल दिया कि हुआंगफेंग ने क्यू निंगशुन को खाने के लिए क्या दिया था। दरअसल फैक्ट्री में आते जाते वक्त डायरेक्टर क्यू सवाल पूछने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त उनका ध्यान हुआंगफेंग की फैक्ट्री की ओर आकर्षित था, इसलिए वो पूछना भूल गए। इस समय अंततः मैंने पूछा। निर्देशक क्यू के सवाल पर हुआंगफेंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वो इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर सकता था। निर्देशक क्यू जुगुओ के बारे में उत्सुक नहीं हो सकते थे। आखिरकार इसमें उनकी बेटी भी शामिल है। अंकल क्यू, वास्तव में मुझे यह अनजाने में मिल गया। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका कोई प्रभाव है या नहीं, लेकिन उस स्थिति में मुझे ये करना पड़ा। मुझे आशा है कि अंकल क्यू मुझे दोष नहीं देंगे, हुआंगफेंग ने ईमानदारी से कहा। निर्देशक क्यू ने बात नहीं की, लेकिन हुआंगफेंग को करीब से देखा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कई वर्षों से आधिकारिक क्षेत्र में था, हुआंगफेंग को उस बात पर विश्वास नहीं होगा जो उसने अभी कहा था। उसे एक शब्द पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि हुआंगफेंग के गंभीर भाव को देखकर उसने उस निवारक इंजेक्शन के बारे में सोचा जो उसकी बेटी ने उसे पहले दिया था। वो हुआंगफेंग को मजबूर नहीं करना चाहता था। डायरेक्टर क्यू का लुक रिलैक्स होकर नीचे आया। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? उस समय जब तक आशा की एक किरण है जो मेरी बेटी को बचा सकती है, मैं हार नहीं मानूंगा, निर्देशक क्यू ने कहा। हालांकि वो सोच रहा था कि साधारण दिखने वाले हुआंगफेंग के पास अभी भी एक रहस्य है जो वो नहीं जानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बेटी को रहस्य पता नहीं था, लेकिन वो इसे बनाए रखने में हुआंगफेंग की मदद कर रहे थे, जिससे हुआंगफेंग को उनकी बेटी का इरादा पता चल गया। हुआंगफेंग को यह देखकर राहत मिली कि निर्देशक क्यू अब इस मुद्दे में नहीं उलझे हैं। बेशक वो जानता है कि दूसरा पक्ष उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार झू गुओ ने खुद क्यू निंगशुन को खाया है और कोई और इसका तरीका नहीं जानता है। जब तक वो यह नहीं कहता, भले ही दूसरे पक्ष को संदेह हो, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि हुआंगफेंग उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर होगा कि निर्देशक क्यू इस मामले को फैलाए नहीं। आखिरकार वो जितने अधिक लोगों को जानेगा उसके लिए उतना ही कम अच्छा होगा, यह मानते हुए कि निर्देशक क्यू और अन्य लोग गपशप करने वाले नहीं हैं, अन्यथा वे आज की स्थिति में नहीं होते। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसी समय क्यू निंगशुन और उसकी मां अंदर आए। मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोग उसका पीछा करते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है, क्यू हॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्यू निंगशुन थोड़ा शर्मिंदा था। उसके बाद उसने गुप्त रूप से हुआंगफेंग के चेहरे का अवलोकन किया और पाया कि वो बिना किसी अजीब भाव के सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो थोड़ा निराश हुआ।
रात के खाने के बाद निर्देशक कियो और उनकी पत्नी पहले चले गए कियो निंगशुंग के लिए। उन्होंने कहा कि वे कई दिनों तक अस्पताल में रहे थे और बहुत ऊब गए थे। अगर वे जाना चाहते थे तो वे उनके साथ नहीं गए। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग उसके साथ था। मेरे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या उन्होंने? कियो निंगशुंग ने थोड़ा असहज होकर पूछा। नहीं, हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में निर्देशक कियो ने उनसे केवल जुगुओ के बारे में पूछा था। क्या उसने आखिरी चीज के बारे में पूछा जो तुमने मुझे खिलाया था? कियो निंगशुंग ने कहा। इस बारे में बात करते समय उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था और उसे याद आया कि हुआंग फैंग ने उसे कैसे खिलाया था। आप जानते हैं, ये कियो निंगशुंग का पहला चुंबन था, इसलिए इसे हुआंग फैंग ने छीन लिया। इसके अलावा इसका दोष उस पर नहीं डाला जा सकता। आखिरकार हुआंग फैंग उस स्थिति में केवल ऐसा ही कर सकता था और खुद को बचाने के लिए भी। हालांकि कियो निंगशुंग को पता है कि उसके दिल में अभी भी थोड़ी कमी है। आखिरकार उसने एक बार कल्पना की थी कि उसका पहला चुंबन उस आदमी द्वारा लिया जाएगा जिसे वो रोमांटिक माहौल में पसंद करती है। लेकिन अब कियो निंगशुंग अपने बगल में हुआंग फैंग को देखती है और ऐसा लगता है कि उसने दो आवश्यकताओं में से एक को पूरा कर लिया है। मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ, हुआंग फैंग ने कियो निंगशुंग को निर्देशक कियो के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। स्वाभाविक रूप से कियो निंगशुंग को हुआंग फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने नहीं पूछा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 292 आप क्या सोचते हैं? वे कुछ देर तक सड़क पर टहलते रहे। कियो निंगशुंग को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी, इसलिए वो अभी भी कमजोर थी। हुआंग फैंग ने उसे पहले वापस जाने के लिए कहा। उनके अलग होने के बाद हुआंग फैंग फिर से कारखाने में वापस चला गया। वैसे भी आज फैक्ट्री के लिए बेहद अहम दिन है। क्या आप वापस आ गए? निर्देशक कियो चले गए। गो लियांग ने हुआंग फैंग की ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, ठीक है, रात के खाने के बाद हम अलग हो जाएंगे। हुआंग फैंग रोड। आपको कैसे पता चला कि निर्देशक कियो? गो लियांग ने हुआंग फैंग को उत्सुकता से देखा और कहा कि उन्होंने लंबे समय से इस बारे में नहीं सोचा था। उनकी बेटी और मैं दोस्त हैं। हुआंग फैंग ने इसे नहीं छिपाया और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा कियो निंगशुंग के साथ पिछली बातचीत से वो अभी भी कारखाने के बारे में उत्सुक थी। अगर वह आज कमजोर नहीं होती तो वह हुआंग फैंग के साथ आकर देखना चाहती। अनुमान है कि वो बाद में आएगी तो गो लियांग को जल्द ही अपने अस्तित्व का पता चल जाएगा। दोस्त, यह कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं है। आप ये कर सकते हैं, गो लियांग ने कहा। बकवास, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं, हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा। हालांकि उसने सोचा कि कियो निंगशुंग के माता पिता पहले उससे बात कर रहे थे। वह हमेशा जानबूझकर या अनजाने में खुद से कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछते थे। क्या उसका भी यही विचार था? ओह, यह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि निर्देशक कियो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हुआंग फैंग की बातें सुनकर गो लियांग दाओ को राहत मिली, क्योंकि वह हमेशा हुआंग फैंग और गो मेंगन की बराबरी करना चाहता था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग के आसपास कई महिलाएं थीं, जैसे कि उसकी बॉस, कियो निर्देशक की बेटी वगैरह। हालांकि हुआंग फैंग के साथ कुछ भी करना लगभग असंभव था। गो लियांग अभी भी थोड़ा असहज था। रोलान को मेंगन से पूछने दीजिए कि वो क्या सोचती है। अगर वो भी हुआंग फैंग को पसंद करती है तो उसे पहल करनी चाहिए, गो लियांग ने सोचा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले उसकी बेटी को बचाया था, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि वो स्पष्ट रूप से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे कहा, आइए पहले इस बारे में बात न करें। उत्पादन पक्ष कैसा है? सब कुछ ठीक है, गो लियांग ने कहा। आपका डिजाइन ड्राइंग न केवल लागत में कम है बल्कि उत्पादन में भी तेज है। मुझे लगता है कि हम दोपहर में काम से पहले पहला सीवेज उपचार उपकरण देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रमिक उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति हैं और नहीं इससे परिचित है। गो लियांग अभी भी उत्पादन गति से बहुत संतुष्ट है। अब फैक्ट्री के कर्मचारी इस प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं है। इसके अलावा बहुत कम लोग और उत्पादन लाइनें हैं। वो स्पीड से काफी संतुष्ट है, लेकिन उत्पादन की गति धीमी नहीं है और लागत अधिक नहीं है। यदि प्रभाव वास्तव में उतना अच्छा है जितना हुआंग फैंग ने कहा, तो वे वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। केवल लोग तब तक इस पर विश्वास नहीं करते जब तक वे ठोस वस्तु नहीं देख लेते। हालांकि आज काम छोड़ने से पहले हमें परिणाम जान लेना चाहिए। हुआंग फैंग भी उत्पादन गति से संतुष्ट है। बेशक वो आउटपुट को पूरा नहीं करेगा। एक बार बाजार का विस्तार होने पर वो निश्चित रूप से उत्पादन का विस्तार करेगा। चलो चले और देखें, हुआंग फैंग ने अपने दिल में उत्साह से कहा कि हालांकि भंडारण बॉक्स की शुरुआत के माध्यम से उन्हें पता था कि यह चीज नकली नहीं होगी। आखिरकार यह उनका पहला उद्यम था और वो उत्साहित नहीं हो सके। बेशक गो लियांग भी हुआंग फैंग के मन को समझते थे। वास्तव में हुआंग फैंग के वापस आने से पहले वो कार्यशाला में था। वो कुछ नहीं कर सका और माहौल भी अच्छा नहीं था। वो जिस चीज से बाहर नहीं आना चाहता था वो थी पहले डिवाइस को ऑफलाइन होते देखना। जब हुआंग फैंग और गो लियांग कार्यशाला में श्रमिकों के रहने के उपकरणों को देख रहे थे, कियो निंगशुंग पहले ही घर लौट आए थे। उनकी मां घर पर अकेली थी और निर्देशक कियो बाहर गए थे। वापस, मुझे लगा कि आप जियो फैंग के साथ डिनर करने जा रहे हैं, कियो निंगशुंग की मां ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और आराम की जरूरत थी, उन्होंने मुझे वापस आने दिया। कियो निंगशुंग सोफे पर बैठ गया और कुछ असंतोष के साथ कहा, जाहिर है वो वापस नहीं आना चाहती थी। उसने आपके लिए ऐसा किया, कियो निंगशुंग की मां ने कहा। देखो, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। कियो निंगशुंग की मां ने कियो निंगशुंग के साथ हुआंग फैंग के बारे में बात करने का फैसला किया। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मुझे बताओ कि आप जियाओ फैंग के बारे में क्या सोचते हैं, कियो की मां से पूछा। ये सुनने के बाद कियो निंगशुंग को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या उनका प्रदर्शन इतना स्पष्ट था? शर्मिंदा मत हो मां, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कियो निंगशुंग की मां ने कहा। मां, मैं उसके प्रति दयालु हूं। हालांकि कियो निंगशुंग शर्मिंदा था, उसने स्वीकार किया। वो आपके बारे में कैसा महसूस करता है, कियो की मां से पूछा। वास्तव में कियो निंगशुंग के माता पिता कियो निंगशुंग और हुआंग फैंग से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी और हुआंग फैंग के बारे में चर्चा की। कोई रास्ता नहीं था। उन्हें ऐसी बेटी होने को किसने कहा? निस्संदेह वे बहुत चिंतित थे।
हालांकि पिछले अवलोकन के माध्यम से कियू के माता पिता ने पाया कि उनकी बेटी वास्तव में हुआंग फैंग को पसंद करती थी, लेकिन हुआंग फैंग सिर्फ दोस्तों के बीच एक तरह की दोस्ती लगती थी जिसके बारे में वे चिंतित थे। उन्हें डर था कि आखिरकार उनकी बेटी का अपमान किया जाएगा और उसे चोट पहुंचाई जाएगी। कियू निंगशुंग के माता पिता पा सकते हैं कि कियू निंगशुंग स्वयं निश्चित रूप से अधिक महसूस करती है, इसलिए अपने माता पिता की बातें सुनने के बाद उसने उदास चेहरे के साथ कहा, वो शायद मुझे सिर्फ एक साधारण दोस्त मानता है। आप क्या सोचते हैं? कियू की मां ने पूछा। बेशक मैं हार नहीं मानूंगा, कियू निंगशुंग ने गंभीरता से कहा। ठीक है, यह मेरी बेटी है, इसकी खुशी उसके अपने प्रयासों पर निर्भर करती है, कियू निंगशुंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उनके और निर्देशक कियू के साथ उन्हें अपनी बेटी के खोने का बिल्कुल भी डर नहीं है, जब तक कि उनकी बेटी अपनी खुशी को आगे बढ़ाने के लिए जाने देती है। इसके अलावा निर्देशक कियू और उनकी पत्नी यह नहीं सोचते कि ऐसे पुरुष भी होंगे जो पहल करने पर अपनी बेटी को नहीं पकड़ पाएंगे। आखिरकार कियू निंगशुंग अपने और घर दोनों में अच्छा है। जब तक आदमी अंधा न हो, वो कियू निंगशुंग की अच्छाई नहीं देख सकता। हुआंग फैंग की आंखें जाहिर तौर पर अंधी नहीं है। अपने माता पिता के समर्थन और प्रोत्साहन से कियू निंगशुंग भी अब प्रेरणा से भरपूर है। हालांकि वो अपनी पहल को आगे बढ़ाने में थोड़ी शर्मिंदा है, लेकिन उसके माता पिता उसके पक्ष में हैं और उसका समर्थन करते हैं, फिर उसे शर्मिंदगी नहीं होती। इस समय हुआंग फैंग को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि एक अन्य महिला ने उस पर अपना दिल लगाया है। वो अपने पहले सीवेज उपचार उपकरण पर पूरा ध्यान दे रहे थे। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 293 द फ्यूरियस ओयांग तियान। पर टूटे हुए कप के बजने की आवाज और हॉल के बाहर के लोग अनजाने में अपनी गर्दनें सिकोड़ लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह पहली बार है जब उनके मालिक ने कप तोड़ा है। अपने घुटनों पर बैठ जाओ, विद्रोही बेटे, ओयांग तियान अपने बेटे पर दहाड़ा। तेज आवाज से ओयांग जिंगवेन के कान के पर्दे में दर्द होने लगा। ओयांग जिंगवेन कुछ देर के लिए भयभीत हो गया। उनके पिता इतने गुस्से में थे कि काफी देर तक उनसे नजर नहीं पड़ी। उसके पैर इतने मुलायम थे कि वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी प्रतिक्रिया के बाद उसने उठने की सोची, लेकिन अपने पिता की क्रोधित नजरों के सामने उसने दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनका चेहरा अभी भी असंतोष से भरा हुआ था। तुम विद्रोही बेटे, तुम आश्वस्त नहीं हो। ओयांग तियान पहले से ही बहुत गुस्से में था। अब उसने देखा कि उसके बेटे को नहीं पता था कि क्या गलत था। अचानक वो और भी क्रोधित हो गया। पिछले दिनों उसने अपने बेटे को लात मार दी थी। ओयांग जिंगवेन को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और रुकने से पहले वो कई बार जमीन पर लुढ़का। ओयांग तियान की ताकत और उसके दिल में गुस्सा देखा जा सकता है। तुमने मुझे क्यों मारा? ओयांग जिंगवेन ने चिल्लाकर कहा। क्या करके? मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करके। तुम देखो कि तुमने क्या किया है। ओयांग जिंगवेन के चिल्लाने से ओयांग निराश नहीं हुआ, बल्कि इससे वो क्रोधित भी हो गया। वो 2 कदम आगे बढ़ा और हाल ही में बैठे ओयांग जिंगवेन को फिर से बाहर कर दिया। इस बार ओयांग जिंगवेन के बीटल्स वितरित किए गए और पूरा व्यक्ति और भी अधिक शर्मिंदा था। रोने की आवाज ने बाहर के लोगों को और अधिक घबराया और डरा दिया। अब घर का मालिक नाराज हो गया। युवा मास्टर की पिटाई के बाद वह भी क्रोधित होगा। नौकरों को लापरवाही के डर से अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। 2 लोगों का गुस्सा उन पर निकलेगा। ओयांग तियान के नाराज होने का कारण है, उसे बस कुछ करना है। कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के बाद उसे पता चला कि उसके बेटे ने उसे और उसके परिवार को बहुत परेशान किया है। रेड मून साम्राज्य में कुछ 20 स्तरीय भाड़े के सैनिकों में से एक के रूप में रेड मून भाड़े के रेजिमेंट की अपनी ताकत है। हालांकि ओयांग परिवार हातियन शहर के 4 परिवारों में से एक है, लेकिन आखिरकार यह केवल हातियन शहर में ही है। ओयांग परिवार को पूरे रेड मून साम्राज्य में रखना पर्याप्त नहीं है। ओयांग परिवार से बड़ा परिवार अज्ञात है। ओयांग परिवार की ताकत खूनी भाड़े के समूह से भी बदतर है। आखिरकार हालांकि उनका परिवार हाउटियन शहर के 4 परिवारों में से एक है, कारण का एक हिस्सा ताकत है और दूसरा हिस्सा आर्थिक पहलू है। अकेले बल की तुलना में खूनी भाड़े का समूह उसके परिवार से कहीं बेहतर है। सामान्य समय में यदि खूनी भाड़े के रेजिमेंट का प्रमुख हातियानचिंग के पास से गुजरता है तो वो जानबूझकर शर्मिंदा नहीं होगा, यानी खुद को असहज महसूस करना। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने घर छोड़ा था। उनका बेटा खूनी भाड़े के रेजिमेंट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा और उस खजाने पर कब्जा करने की कोशिश करेगा जो दूसरों को धुंधले जंगल से मिला था। सच कहूं तो ओयांग तियान भी ऐसी चीजें चाहता है जिन्हें खूनी भाड़े की रेजिमेंट बहुत महत्व देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओयांग तियान कितना दयालु है कि वह इस तरह की हत्या और लूटपाट नहीं कर सकता। यदि दूसरी पार्टी एक अज्ञात डी लेवल या यहां तक कि ई लेवल भाड़े की रेजिमेंट है तो ओयांग तियान ओयांग जिंगवन से अधिक कर सकता है। लेकिन अब दूसरा पक्ष 20 स्तरीय भाड़े की रेजिमेंट रक्त भाड़े की रेजिमेंट है। ओयांग तियान ने ऐसा न करने की हिम्मत की। ओयांग जिंगवन ने ऐसा करने का साहस किया। इसके अलावा उसने ऐसा किया। जब ओयांग तियान बाहर गया और वापस आया तो उसे यह नहीं पता था। हालांकि उन्हें जल्द ही अपने अधीनस्थों से एक रिपोर्ट मिली कि उनके परिवार के स्टोर एक एक करके नष्ट हो गए और एक एक करके लोग मारे गए, जबकि दूसरे का इरादा अपनी पहचान छिपाने का बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वे रक्त भाड़े के समूह के थे और बदला लेने के लिए ओयांग परिवार से आए थे। भ्रमित ओयांग तियान ने सोचा कि दूसरा पक्ष गलत था और उसने दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया। पहले तो उसने सोचा कि वो किसी को भेजकर समझाएगा और गलतफहमी का पता लगाएगा। हालांकि उन्हें जल्द ही गार्ड से एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि दूसरी रात उन्होंने रक्त भाड़े के समूह की चीजें लूटने के लिए युवा मास्टर का पीछा किया और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष के कितने लोगों को मार डाला। जब ओयांग तियान को यह पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उन्होंने लोगों से ओयांग जिंगवेन को बुलाने के लिए कहा जो एकांत में ध्यान कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि उसने अपने परिवार पर कितनी मुसीबतें ला दी थी। क्या आप जानते हैं कि यह गलत है? ओयांग तियान से सख्ती से पूछा। मैं देखता हूँ। ओयांग तियान ने व्यस्तता से कहा कि उसने सोचा था कि उसके पिता हमेशा की तरह उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसका अनुमान पूरी तरह से गलत था।
ये खुद को मौत से लड़ने के लिए है, इसलिए ओयांग जिंगवन ने दृढ़ता से सलाह दी और सीधे अपनी गलती स्वीकार की। मैं समझ गया, मुझे पता है कि तुम अब भी ऐसा करते हो। ओयांग तियान का गुस्सा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ पैर पटकने के बाद वो फिर बैठ गया और अपने बेटे को मरी हुई मछली की तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखा। जितना अधिक वो उसकी ओर देखता, उतना ही अधिक क्रोधित होता। उससे फिर चाय का कप गिर गया। चाय के कप के टुकड़े ओयांग जिंगवेन के चेहरे पर लगे, एक छोटा सा कट लगा और खून बह गया। लेकिन अब ओयांग जिंगवेन ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसके पिता उसे नियंत्रित नहीं कर सके और उसे फिर से मारा। आपको ये साहस कौन देता है? खूनी भाड़े के रेजिमेंट के लोगों को मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुख्य बात यह है कि आपने सभी लोगों को नहीं मारा है और एक के साथ भाग नहीं गए हैं। आप वास्तव में बेकार हैं, ओएमटीएन डांटता है गुस्से से। वास्तव में अगर ओयांग जिंगवेन खबर बताए बिना खूनी भाड़े के रेजिमेंट के सभी सदस्यों को मार सकता है, तो यह ऐसा नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि इस बच्चे ने दूसरों के साथ कुछ किया और उसने ये काम सफाई से नहीं किया। अगर वो भाग जाएगा तो उसे गुस्सा कैसे नहीं आएगा? ओयांग ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक बार भी दौड़ने की उम्मीद नहीं थी। तुम कहने की हिम्मत करो। ओयांग आकाश फिर से नाराज होने वाला है। ओयांग जिंगवेन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। मैंने किसी को मध्यस्थता के लिए भेजा है, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से इसकी मांग करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत ज्यादा नहीं होगा। ओयांग तियान ने कहा कि उन्हें ओयांग जिंगवेन द्वारा मारे गए व्यक्ति की पहचान नहीं पता है। उसने सोचा कि उसने कुछ छोटे पात्रों को मार डाला है। दूसरा पक्ष क्रोधित था और चीज लूट ली गई थी, इसलिए वो प्रतिशोध लेगा। बेशक ओयांग का परिवार इस मामले में गलत जगह है, इसलिए दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अनुरोध करेगा। अब ओयांग को केवल यही उम्मीद है कि दूसरे पक्ष का अनुरोध बहुत अधिक नहीं होगा, अन्यथा भले ही वो अंततः मामले को शांत करने के लिए समझौता कर ले, लेकिन उसकी महिमा को नुकसान होगा। वैसे तुमने क्या लूटा? इसे मेरे पास लाओ। तभी ओयांग तियान को लगा कि उसने इस घटना के अपराधी को नहीं देखा है। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 294 उनकी सोचने की हिम्मत कैसे हुई? ओयांग जिंगवेन सिर्फ दूसरे पक्ष की चीजें लूटना चाहता था, इसलिए वो खूनी भाड़े के समूह में गया। अब उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, उसे चीजें मिल गई हैं, लेकिन ओयांग तियान को नहीं पता कि यह क्या है, और वो उन चीजों के बारे में भी उत्सुक है जो दूसरे पक्ष को तब मिली जब उसने धुंध भरे जंगल से लेवले का कार्य पूरा किया था। मेरे कमरे में, ओयांग ने धीमी आवाज में कहा। फिर ओयांग जिंगवेन ने शुंजी को अपने कमरे में जाने और बॉक्स लाने के लिए कहा। उसने अपने पिता को खुश करने के लिए ही बक्सा छीन लिया। हालांकि उन्होंने इसे अपनी पहल पर नहीं सौंपा, लेकिन अंतिम लक्ष्य हासिल कर लिया गया। जल्द ही शुंजी बक्सा ले आया। ओयांग तियान ने उत्सुकता से बॉक्स उठाया और कोशिश की, लेकिन वो उसे खोल नहीं सका। हो सकता है कि इसे कीमियागरों द्वारा नियंत्रित किया गया हो। ओयांग जिंगवेन ने उसे याद दिलाने के लिए फुसफुसाया कि ओयांग ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। मैं चाहता हूं कि आप ये कहें, ओयांग तियान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अल्केमिस्ट, वे इसे नहीं ढूंढ सकते। इसके अलावा बॉक्स में चीजें प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है। ओयांग तियान की ताकत स्वाभाविक रूप से ओयांग जिंगवेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि वो तलवारबाज नहीं है और उसके पास कोई मजबूत शक्ति नहीं है। वो विनाशकारी शक्ति वाला एक वरिष्ठ जादूगर है। यदि कई विनाशकारी जादू चलते हैं तो बॉक्स खुल जाएगा। बेशक यही कारण है कि बॉक्स का कारोबार करने वाला कीमियागर उच्च स्तर का नहीं है। यदि स्तर काफी ऊंचा है तो कोई वरिष्ठ जादूगर इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह क्या है? ओयांग तियान डिब्बे में से एक लाल फल निकालता है और संदेह से पूछता है। उसने इसे पहले नहीं देखा है। जब उसके पिता ने बॉक्स खोला तो ओयांग जिंगवेन ने उसे उत्सुकता से देखा। वो बक्से की सामग्री के बारे में भी उत्सुक था। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके पिता कौन से फल लाए थे। यदि पृथ्वी पर कोई भी इस फल को देखने आता है, यहाँ तक कि किंडरगार्टन के बच्चे को भी पता चल जाएगा कि ओयांग तियान के हाथ में जो चीज है उसे सेब कहा जाता है, एक बड़ा लाल सेब, शायद विशेष प्रभाव वाला कोई फल। ओयांग तियान ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा कि वो जानता था कि धुंध भरे जंगल में कई अच्छी चीजें थी, सभी प्रकार के खजाने थे, यहाँ तक कि क्योंकि वहाँ कई जगहें थी, लगभग कोई भी वहाँ नहीं था जहाँ एक अज्ञात अस्तित्व था, और यह फल हो सकता है उनमें से एक बनो। हालांकि वो उत्सुक है और यह भी देखना चाहता है कि फल का क्या प्रभाव पड़ता है। ओयांग ने इसे खाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये रक्त भाड़े के समूह से संबंधित है। यदि वो रक्त भाड़े के समूह की समझ प्राप्त करना चाहता है तो उसे फल वापस करना होगा। उसने बस इसे खोला, सिर्फ उसके दिल में जिज्ञासा के कारण। वो इसे अपने लिए नहीं लेना चाहता था। बेशक ओयांग जिंगवेन ऐसा नहीं सोचते हैं। वो वास्तव में इस चीज को अपना मानना चाहता है। ये बहुत फलदायी है और इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो और उसके पिता इसे खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी चीजें न तो देखी है और न ही चिखी है। आप क्या देख रहे हैं? ये चीज दूसरों को लौटानी है। क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त गंभीर नहीं है? ओयांग तियान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अपने पिता का चेहरा देखकर ओयांग जिंगवेन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय वो आदमी जिसे ओयांग ने खूनी भाड़े की रेजिमेंट के साथ शांति बनाने के लिए भेजा था, वापस आ गया। जब वो चला गया तो वो जानता था कि वो एक पूर्ण मनुष्य था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने अपना एक कान खो दिया। क्या चल रहा है? ओयांग तियान का दिल भी थोड़ा नाराज था। हालांकि उसके परिवार ने कुछ गलत किया था, लेकिन उसने दूसरे पक्ष के कई लोगों को मार डाला। अब दूसरे पक्ष ने उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी है और कई दुकानों को नष्ट कर दिया है। अब तो जिन लोगों को उसने शांति स्थापित करने के लिए भेजा था, उनके साथ भी ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। दूसरा पक्ष अपने भेजे हुए लोगों को अपमानित करके स्वयं को अपमानित कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मास्टर ने उनके डिप्टी कमांडर को मार डाला और उनका खजाना लूट लिया। अब वे चाहते हैं कि हम उन्हें चीजें लौटा दें। इसके अलावा इस बिंदु पर उस व्यक्ति ने ओयांग जिंगवेन की ओर देखा। इसके अलावा जब आप पहुंचे तो जल्दी करें,
ओयांग तियान ने उससे पूछने का आग्रह किया, लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरे पक्ष के उप प्रमुख की मृत्यु हो गई है, तब भी वो अपने बेटे को देखता रहता है। वो वास्तव में किसी को भी मारने का साहस करता है, यहाँ तक कि दूसरे पक्ष के उप प्रमुख को भी। ऐसे में इस मामले से पूरी तरह निपटना इतना आसान नहीं है, और क्या उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी होगी। ओयांग तियान के आग्रह पर उस व्यक्ति ने तुरंत दूसरे पक्ष की शर्तों के बारे में बताया। वे सोचने की हिम्मत करते हैं, ओयांग गुस्से में चिल्लाया। हालांकि वो अपने बेटे की हरकतों से बहुत नाराज थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की जान जाए। ये उनका इकलौता बेटा है, यदि वो मर गया तो उसकी धूप टूट जाएगी। वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पिताजी, उनसे वादा मत करो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ओयांग जिंगवेन एक दूसरे की शर्तों को सुनते हैं और वो तुरंत रोने से डर जाते हैं। उसे डर है कि उसके पिता सचमुच गुस्से में आकर उसे एक दूसरे को दे देंगे। ऐसे में वो बिल्कुल मर चुका है या नहीं। रो रो क्या रो उपयोगी। यदि तुम्हें आज पता होता तो तुम हत्यारे के पास क्यों जाते और उनके डिप्टी कमांडर को मार डाला। ओयांग तियान ने अधीरता से कहा कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में ऐसी शर्त रखी है जो नहीं होनी चाहिए। तैयार हो जाओ, या शेर के बोलने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, वे बकवास कर रहे होंगे। वे बस कुछ छोटी मछलियां हैं, वहां कोई उपप्रमुख नहीं है। वे जानबूझकर मुझे खड़ा कर रहे हैं। उप कमांडर को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। ओयांग जिंगवेन चिल्लाया। ओयांग तियान भी सोच रहा है। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि उनका आशय अपना संदेह दूर करना था, लेकिन यह वास्तव में असंभव नहीं है। दूसरा पक्ष अपने पक्ष में अधिक मुआवजा अंक चाहता है और जानबूझकर मृत व्यक्ति की पहचान बढ़ा सकता है। उस स्थिति में यदि चीजें अधिक गंभीर हैं, तो उन्हें निपटाने के लिए उसे और अधिक खून बहाना होगा। ठीक है, रो मत, मैं खुद देख लूंगा और तुम मेरे साथ आओगे, ओयांग तियान ने कहा। मैं नहीं जाऊंगा। ओयांग जिंगवेन जाने की हिम्मत नहीं करता। वो सही दिशा में शुरुआत करने से डरता है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किस बात का डर है। ओयांग तियान उसे घूरता है और कहता है कि हाउटियन शहर में ओयांग परिवार की शक्ति खूनी भाड़े के रेजिमेंट से भी बदतर नहीं है, इसलिए यह उनका गृह न्यायालय है और ओयांग तियान डरता नहीं है। ओयांग जिंगवेन को उसके पिता ने डांटा था, लेकिन उसने अधिक बात करने की हिम्मत नहीं की। उसे बस यही उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। ओयांग जिंगवेन का जीवन आसान नहीं है। वांग एर के साथ उनका जीवन भी आसान नहीं है, उससे भी अधिक दयनीय है। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 295 बातचीत। इन दिनों से वांग एर को वास्तव में स्वर्ग से नरक, फिर स्वर्ग और फिर वापस नरक में जाने की भावना का एहसास हुआ। इस निरंतर बदलते अनुभव ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया और वो मरे बिना जीवित नहीं रह सका। वांग एर ओयांग जिंगवेन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, क्योंकि वो ओयांग जिंगवेन का अनुसरण करता था। वो ओयांग परिवार के सभी नौकरों में सबसे सुंदर था। उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो। बाद में ओयांग जिंगवेन को संदेह हुआ कि उसने नाजी को चुरा लिया है और उसे स्वर्ग से नरक भेज दिया गया। वहां उसे तरह तरह की यातनाएं दी गई और पूरा शरीर घायल कर दिया गया। फिर जब उसे एंजिकिंग द्वारा बचाया गया, खासकर जब एंजिकिंग ने भी लोगों से उसके साथ व्यवहार करने और उसे सभी प्रकार की स्वादिष्ट सेवाओं के साथ व्यवहार करने के लिए कहा, तो वह आंसुओं से भर गया और उसे लगा कि वह फिर से स्वर्ग लौट आया है। लेकिन इतना अच्छा दिन जल्द ही समाप्त हो गया। इस तरह के आनंद के 2 या 3 दिनों के बाद एंजिकिंग ने उससे बातचीत के लिए कहा। चैटिंग के दौरान वे हमेशा उनसे जानबूझकर या अनजाने में उपदेश लेने के बारे में पूछते थे। शुरुआत में वांग एर को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि एंजिकिंग को नहीं पता कि वह कहां से आए हैं और उन्हें लगा कि उन्होंने ओयांग जिंगवेन के उपदेशों को चुरा लिया है। अब वह भी वहां लड़ रहे हैं, यह एक विचार है। बाद में वांग एर ने समझाना जारी रखा कि उसने नाजी को नहीं चुराया। उसे नहीं पता था कि ओयांग जिंगवेन की नाजी कहां गई। उसके साथ अन्याय हुआ। हालांकि एंजिकिंग स्पष्ट रूप से ओयांग जिंगवेन के समान ही अहंकारी था और उसने निर्धारित किया कि नाना की अंगूठी वांग एर द्वारा चुराई गई थी। इसलिए चाहे वांग एर ने इसे कैसे भी समझाया, उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। सबसे पहले ये सिर्फ एक अच्छा प्रश्न था। ये जानने के बाद कि वांग एर ने नानजी के ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसने अपना असली चेहरा दिखाया, तो वांग एर का दुखद अनुभव अब फिर से शुरू हुआ। वांग एर फिर से स्वर्ग से नरक में चला गया और उसका अच्छा जीवन फिर से उससे बहुत दूर हो गया। न सिर्फ उसे अच्छा खाना पीना नहीं मिलता था, बल्कि उसे दोबारा प्रताड़ित भी किया जाता था। उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसलिए कई नई चोटें जुड़ गई। वांग एर, मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। मेरे पास ओयांग जिंगवेन के मूव जैसा धैर्य नहीं है। एंजिकिंग ने घायल वांग एर की ओर देखा और कहा, युवा मास्टर, और मुझे नहीं पता कि नाजी कहाँ है। मैंने इसे नहीं चुराया। वांग एर ने उदास होकर कहा, क्या वो चोर जैसा है? कोई कैसे सोच सकता है कि उन्होंने अंगूठी चुरा ली है? सच कहूं तो वांग एर वास्तव में इस तरह की मुठभेड़ से तंग आ चुका है। यदि वो वास्तव में जानता था कि नाजी कहाँ है, तो उसने लंबे समय तक भर्ती किया होता। हालांकि समस्या यह है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। दुर्भाग्य से न तो ओयांग जिंगवेन और न ही एंजिकिंग ने उस पर विश्वास किया। या नहीं, एंजिकिंग ने भौहें चढ़ा दी और कहा कि वो वांग एर को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वांग एर इतने सख्त आदमी थे और अब भी उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता युवा मास्टर, और अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताता। वांग एर रोया। यह अफसोस की बात है कि एंजिकिंग ने इस पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने नौकर से कहा, मुझे फोन करना जारी रखो जब तक वो एक दिन के लिए ऐसा न कहे। मुझे अच्छा नमस्ते कहो। जी श्रीमान, नौकर कहे। मास्टर ए, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वांग एर एंजिकिंग के प्रस्थान के पीछे चिल्लाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि एंजिकिंग के कदम बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। जब वांग एर तबाह हो गया तो ओयांग तियान खूनी भाड़े के समूह के लोगों को देखने के लिए ओयांग जिंगवेन को ले गया। वे एक शराबखाने में मिलने के लिए सहमत हुए। हालांकि ओयांग तियान ने यह नहीं सोचा था कि खूनी भाड़े के समूह के लोग यहाँ खुद के साथ कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं। वो जाने के लिए कुछ गार्ड ले गए।
एक बस मामले में था, दूसरा मजबूत था और खूनी भाड़े के समूह के लोगों को जाने दिया। देखो, मेरे परिवार में भी ताकत है और मैं उन्हें इसे कुचलने नहीं दे सकता। ओयान परिवार के नेता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कमांडर पाकर। मधुशाला में ओयान तियान और खूनी भाड़े के रेजिमेंट के लोग आखिरकार मिले। दोनों पक्षों ने पहले एक दूसरे के विवरण के बारे में पूछताछ की थी, ताकि वे पहली बार में सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को पहचान सके। और ओयान जिंगवेन ने अपने पिता का अनुसरण किया और उसने दूसरे दल की भीड़ में दाढ़ी वाले एक बड़े आदमी हेरोल्ड को देखा। जाहिर है, दूसरे पक्ष ने भी उसे ढूंढ लिया। वो गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रहा था और ओयान जिंगवेन की आंखें बहुत दोस्ताना नहीं थी। अगर यह आदमी बच नहीं गया, उसने जो किया उसका पता नहीं चलेगा। मैं अपने पिता से नहीं पिटूंगा। क्या ओयान परिवार के भगवान ओयान के युवा गुरु के साथ यहाँ आए हैं और हमारी राय स्वीकार कर ली है? लाल भाड़े की रेजिमेंट के सदस्य और ओयान परिवार अलग अलग बैठते हैं। पाकर ओयान जिंगवेन को देखता है और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, कमांडर पाकर, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं? ओयान तियान ने एक दूसरे को शांति से देखा और कहा, मैं आज यहाँ समस्या को हल करने और इससे निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रमुख पाकर इन असंभव चीजों का फिर से उल्लेख नहीं करेंगे। क्या मेरी हालत अत्यधिक है? हेड पाकर ने ओयान तियान की ओर देखा और कहा, मेरी भाड़े की रेजिमेंट के एक उप प्रमुख की मृत्यु हो गई और कई सदस्य हैं। मुझे केवल लॉर्ड ओयान के जीवन की आवश्यकता है। क्या ओयान के भगवान को नहीं लगता कि उसने इसे बनाया है? मैं ये शब्द स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। ओयान तियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक। पाकर जानता है कि ओयान तियान इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। उसे पहले ही पता चल गया है कि ओयान तियान का ओयान जिंगवेन जैसा ही एक बेटा है। उसके पास आमतौर पर बहुत सारा खजाना होता है और वह लड़ना नहीं छोड़ता। वो इसे आसानी से खुद को मारने के लिए कैसे सौंप सकता है? श्री पाकर के ऐसा पूछने का कारण ये था कि जब उन्होंने अन्य अनुरोध किए तो ओयान तियान मना नहीं कर सके। आखिरकार वो पहले ही एक बार मना कर चुका था। यदि उसने स्थितियां बदल दी थी फिर भी उसने इनकार कर दिया तो ये था कि दूसरा पक्ष बहुत अधिक था, स्वयं नहीं। ओयान तियान भी इस सच्चाई को समझता है, इसलिए वो एक दूसरे से मिलने आएगा और ओयान जिंगवेन को अपने साथ लाने की हिम्मत करेगा। क्या ओयान के भगवान को पहले वो लौटाना चाहिए जो हमारा है और फिर अन्य चीजों पर चर्चा करनी चाहिए? हेड पाकर ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, चाहे अंतिम परिस्थितियां कुछ भी हो, उसे धुंध भरे जंगल से जो मिला है वो उन्हें वापस करना होगा। वह पक्का है। बिल्कुल। ओयान तियान ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले में उन्होंने लंबे समय तक सोचा था कि अगर दूसरा पक्ष अपनी चीजें वापस नहीं ले सका तो वह हार नहीं मानेगा। इसके अलावा यह मामला वास्तव में उनकी गलती है। उन्होंने पहले अपना हाथ बढ़ाया, इसलिए वे अनुचित है और चीजें वापस करनी होंगी। हालांकि उसका दिल इसे वापस नहीं करना चाहता। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 296 स्वेप। इसे उठाओ और कमांडर पाकर को दे दो, ओयान तियान ने अपने पीछे वाले गार्ड से कहा। उसके एक गार्ड के हाथ में एक बक्सा है। यही वो बक्सा है जहां झू गुओ को रखा गया था। वास्तव में जब ओयान तियान और अन्य लोग अंदर आए तो दूसरे पक्ष की खूनी भाड़े की रेजिमेंट के लोगों को बॉक्स मिला और उनकी आंखें जानबूझकर या अनजाने में इसे देख रही थी। कमांडर पाकर को पता था कि झू गुओ बॉक्स में था और झू गुओ के प्रभाव को उनकी भाड़े की रेजिमेंट के उच्च स्तर से भी जाना जाता था। वो इस चीज का बहुत लालची था। वो यहाँ ओयान के परिवार के साथ परेशानी पैदा करने के लिए आया था, अपने भाड़े के रेजिमेंट के सदस्यों और डिप्टी रेजिमेंट प्रमुख के लिए नहीं, बल्कि इस झू गुओ के लिए। झू गुओ का खेती पर बहुत अच्छा बोनस प्रभाव है। इसके अलावा वो लंबे समय से अड़चन में फंसे हुए हैं। यदि आप इस झू गुओ को लेते हैं तो आप बाधा को तोड़ने में अपनी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में खेती की गति बहुत बढ़ जाएगी। पूरे साम्राज्य में कोई भी इस तरह की चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो आपकी अपनी ताकत में काफी सुधार कर सकती है। केवल जब उसे झू गुओ मिला तो वो व्यवसाय के लिए दूसरे शहरों में जाने वाला था, इसलिए उसने इसे उप प्रमुख पर डाल दिया। बाद में भागे हुए टीम के सदस्यों ने कहा कि झू गुओ को लूट लिया गया और टीम के अन्य सदस्यों को मार दिया गया। उस वक्त वो गुस्से में थे। पहली प्रतिक्रिया यह नहीं थी कि बदला कैसे लिया जाए, बल्कि झू गुओ को जल्दी से वापस ले लिया जाए, या अगर इसमें लंबा समय लगा तो वो सही होगा यदि फैंग ने इसे ले लिया। भले ही उसने अपने परिवार को मार डाला हो, झू गुओ वापस नहीं आएगा। जहां तक उप प्रमुख की हत्या का सवाल है, वो सही तौर पर गुस्से में था, लेकिन वो थोड़ा खुश था। यहाँ तक कि ओयान जिंगवेन के अर्थ के लिए थोड़ा आभारी भी था, क्योंकि उप प्रमुख के पास अब खुद से अधिक प्रतिष्ठा है। वो अक्सर खुद से असहमत होते हैं, हमेशा खुद का विरोध करते हैं और टीम में कई लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं। पाकर समूह लंबे समय से दूसरे को निचोड़ने का बहाना ढूंढना चाहता था। दूर पार्टी करो। अप्रत्याशित रूप से ओयान जिंगवेन ने गलती से समस्या को हल करने में उसकी मदद की। इसके अलावा केवल एक जुगो है। यदि आप इसे सीधे लेते हैं तो स्टाफ के उप प्रमुख की कुछ राय होगी। निस्संदेह इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन फिर प्रभाव निश्चित रूप से एक व्यक्ति जितना अच्छा नहीं होगा। इसलिए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के मरने के बाद कोई भी उस जुगो को उसके साथ साझा नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से चीफ पाकर खुश है। जब ओयान के परिवार के गार्ड ने बॉक्स सौंपा तो कमांडर पाकर को अन्य लोगों की मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बॉक्स को उठाने की पहल की। हालांकि जब उसने बॉक्स को अपने हाथ में लिया तो उसने पाया कि बॉक्स खोला गया था और यह अभी भी हिंसा से खोला गया था, इसलिए उसने ओयान तियान को कुछ असंतोष के साथ देखा। जाहिर है बॉक्स को ओयान परिवार के लोगों द्वारा खोला जाना चाहिए और इसे ओयान परिवार के वर्तमान नेता द्वारा खोले जाने की अधिक संभावना है। मैंने ये बक्सा खोला, लेकिन चिंता मत करो, मैंने अंदर रखी चीजों को बाहर नहीं निकाला और न ही उन्हें बदला। ओयान तियान ने दूसरे पक्ष की आंखों को देखा, स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के मन को समझा, इसलिए उसने कहने की पहल की। कमांडर पाकर ने सिर हिलाया। इसमें दूसरे पक्ष ने लाल फल नहीं लिया, नहीं तो वो बक्सा नहीं लाएगा। वह इसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं ला सका। हालांकि वो अपने दिल में ऐसा सोचता था। कमांडर पाकर अभी भी थोड़ा असहज था। आखिरकार जुगो बहुत कीमती था,
इसलिए उसने बॉक्स को आमने सामने खोला और अंदर जुगो को देखना चाहा, ताकि वो वास्तव में निश्चिंत हो सके। पाका की हरकत देखकर ओयांग तियान के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। पाका की यह हरकत जाहिर तौर पर सभी को बता रही है कि मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। ओयांग तियान पर इतना संदेह कब हुआ? ये सिर्फ इतना है कि ओयांग तियान अकेला नहीं है जो गुस्से में है। पाका ने बक्सा खोलकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। तब सबको साफ नजर आ रहा था कि उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उनका चेहरा और भी ज्यादा उग्र हो गया है। पाका ने यह नहीं सोचा कि ओयांग तियान वास्तव में खुद के साथ खेल रहा था। उसने वास्तव में उसमें मौजूद चीजों को बदल दिया और फिर उन्हें वापस कर दिया। यह एक खुला धोखा था। क्या उसने सोचा कि वो एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था? या क्या आप आजकल उनके सेवकों और रक्षकों को मारते हैं? पर्याप्त नहीं, यह एक स्पष्ट उकसावे की बात है। ओयांग तियान ने भी अपने सामने पाका के चेहरे में बदलाव पाया। उसे सहज ही लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि उनका दिल भी सही था। वो अब भी गुस्से में था। मैंने तुम्हें सब कुछ लौटा दिया है। तुम्हारी क्रोधित होने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारा टूटा हुआ बक्सा तोड़ दिया? लॉर्ड ओयांग, आप इसे कैसे समझाते हैं? पाका ने सेब को डिब्बे से बाहर निकाला, उसे फेंक दिया, सेब को अपने सामने रखा और गंभीर चेहरे के साथ ओयांग तियान से कहा। जब पाका ने सेब निकाला तो उसके पीछे बहुत शोर था, क्योंकि वो जानता था कि बॉक्स जुगो का होना चाहिए, न केवल अकेले पाका का बल्कि कई भाड़े के सैनिकों का भी। अब जाहिर है यहाँ जो हुआ उसे बदल दिया गया है। क्या तुम्हें स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा? मुझसे दोबारा पूछो। ओयांग तियान ने यह जाने बिना कहा कि वो कहाँ था। पाका के हाथ में स्पष्ट रूप से फल पकड़ा हुआ था। वो अब भी दुखी चेहरे के साथ खुद से सवाल कैसे कर सकता है? क्या यह आदमी मूर्ख नहीं है? आप पाका ने नहीं सोचा था कि उसने चीजें निकाल ली हैं, लेकिन ओयांग तियान ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसने कहा, मैं भी ईमानदारी से बातचीत करने आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ओयांग परिवार का भगवान हमारे साथ चाल खेल रहा है, जो हमारे खून के रंग को नीची दृष्टि से देखना है। ओयांग तियान ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा दी और कहा, इसे नीचे देखो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है ना? क्या आप हमें हल्के में नहीं लेते जब आपने बैग का सामान छोड़ दिया है और आप हमें धोखा देने में इतने साहसी हैं? पाका ने पूछा। बदलना। ओयांग तियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं किया। मैंने बस बॉक्स खोला और अंदर की चीजों को देखा। मैंने बैग नहीं गिराया। अगर मैं वास्तव में आपकी चीजें निगलना चाहता तो मैं ये चीज नहीं लाता बिल्कुल भी। लेकिन आप वास्तव में एक टर्न ऑफ है। यह वो नहीं है जो हमें पहले मिला था। पाका भी सोचते हैं कि ओयांग तियान के शब्द उचित है, लेकिन तथ्य संदेह से परे है। हालांकि उसने यह चीज पहले नहीं देखी है। यह जुगो नहीं है। जुगो गायब है। नहीं। ओयांग तियान स्तब्ध रह गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा मामला होगा। वो अवचेतन रूप से अपने बेटे की ओर मुड़ गया। क्या इससे पहले उनके बेटे की बारी थी? पिताजी, मैंने ऐसा नहीं किया। आप देख सकते हैं कि बॉक्स पहले से बंद था। अपने पिता की आंखों को देखने के बाद ओयांग जिंगवेन ने जल्दी से समझाया। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 297 तनाव। ओयांग तियान ने सिर हिलाया। जब उसे बक्सा मिला तो देखा कि उसमें ताला लगा हुआ है। आखिरकार उसकी ही हिंसा से ये खुल गया, इसलिए उनका बेटा बक्सा नहीं खोल सका। स्वाभाविक रूप से बॉक्स की सामग्री उसके द्वारा नहीं गिराई गई थी, और मैंने बैग बिल्कुल भी नहीं गिराया। बक्सा खोलने के बाद मैंने जो देखा वो पाका के हाथ में था। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि डिब्बा मूल रूप से लाल फल था। अब दूसरे पक्ष की बात बदल गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं स्वयं के साथ अन्याय कर रहा हूँ। कमांडर पाका, हमने चीजों का आदान प्रदान नहीं किया। मैंने ये बॉक्स खोला, लेकिन इसे पहले नहीं खोला गया है। मैं अपने व्यक्तित्व से गारंटी देता हूँ कि बॉक्स बिना किसी बदलाव के फल है। ओयांग तियान ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, असंभव। इसमें जो है वो मूल रूप से बेर है, लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं है। कमांडर पाका ने कहा। जुगो ओयांग तियान पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर वो वापस आ गया। हालांकि उसने जुगुओ को नहीं देखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। यह एक खजाना था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अभ्यास कर सकते थे। यह एक ऐसा खजाना था जो कभी नहीं बदलता था। यदि यह वास्तव में बॉक्स में होता तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि दूसरा पक्ष इतना चिंतित होता। हालांकि ये बॉक्स में जुगो नहीं है। दूसरा पक्ष जाहिर तौर पर खुद को गलत कर रहा है। नहीं, ये बॉक्स में है। यह वही चीज है जिसे आप अभी पकड़ रहे हैं, ओयांग तियान ने जोर दिया। हालांकि कमांडर पाका को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बॉक्स में जुगो, उसने इसे अपनी आंखों से देखा था और उसने इसे अपने हाथों से रखा था। स्वाभाविक रूप से वो यह निर्धारित करने में सक्षम था कि बॉक्स में वास्तव में क्या होना चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष ने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कमांडर पाका जुगो के प्रभाव को जानता है। उनका मानना है कि ओयांग तियान ओयांग के परिवार के मुखिया के रूप में, भले ही उन्होंने जुगो की वास्तविक वस्तु को पहले नहीं देखा हो, उन्हें जुगो के अस्तित्व को जानना चाहिए और इसके कार्य को समझना चाहिए। इसलिए इसमें जुगो को देखने के बाद दूसरे पक्ष ने इस पर कब्जा कर लिया होगा और ऐसा किया होगा। बात सिर्फ इतनी है कि उसने यह नहीं सोचा कि चूंकि दूसरे पक्ष ने इसे अपना मानने का फैसला किया है, फिर भी वो नकली चीज से खुद को धोखा देना चाहता है। हालांकि उसने पहले कभी फल नहीं देखा था। यह निश्चित रूप से जुगो नहीं था। यह स्वयं के प्रति खुला धोखा था। क्या उसने सचमुच सोचा था कि यह हातियन शहर है और उसने इसके बारे में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की? भगवान ओयांग, मैं ईमानदारी से बातचीत करने आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके ओयांग परिवार को इस मामले के लिए तैयारी करने की अनुमति नहीं है। कमांडर पाका ने अपने चेहरे पर ठंडी हवा के साथ ओयांग तियान को देखा और कहा, हालांकि ओयांग परिवार हाउटियन शहर के 4 परिवारों में से एक है, लेकिन उसकी खूनी भाड़े की रेजिमेंट खराब नहीं है। इस बार वो कई अच्छे लोगों को रेजिमेंट में लाया। हो सकता है कि उसकी भाड़े की रेजिमेंट ओयांग परिवार जितनी समृद्ध न हो। हालांकि अगर हम अकेले बल प्रयोग करते हैं तो हम उससे डरते नहीं हैं, यहाँ तक कि हाउटियन शहर में भी। स्वाभाविक रूप से ओयांग तियान ने भी दूसरे पक्ष की आंखों में खतरे को देखा। हालांकि इस समय उन्हें क्रोधित होने के लिए भी उकसाया गया था।
खूनी भाड़े के समूह के लोग जाहिर तौर पर खुद को ब्लैकमेल कर रहे थे। वे लोगों को धमका रहे थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये भी गलत किया कि उन्होंने इसे चुरा लिया। उनकी पहचान क्या है? अगर मैं सचमुच उसकी चीजें चुरा लूं, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, मैं उसकी चीजें बिल्कुल नहीं चुराऊंगा। कमांडर पाकर, मैं भी ईमानदारी से आया हूँ, नहीं तो मैं इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता। ओयांग तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वो बात करने में अच्छा था क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, लेकिन अब जब दूसरे पक्ष ने गलती करने का मन बना लिया है तो उसका रवैया अच्छा नहीं रहेगा। मैंने भगवान ओयांग की ईमानदारी नहीं देखी। क्या कमांडर पाकर की ईमानदारी वैसी ही नहीं है? तो क्या ओयांग परिवार का नेता अंत तक डटा रहेगा? ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा करना ही है, बल्कि उस प्रमुख पाकर ने जोर देकर कहा कि हम स्वीकार करें कि हमने कुछ भी नहीं किया और इसी ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। गुंजन, हवा में तनाव बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के रक्षकों ने अपने अपने हथियार रख दिए हैं। ऐसा लगता है कि वे ऐसा कभी भी कर सकते हैं। और ओयांग जिंगवेन बहुत घबराया हुआ है। वो आना नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपने पिता के कारण आया था। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के बीच ऐसा लगता है कि उसका बल मूल्य सबसे कम है, इसलिए एक बार जब वो लड़ता है तो वो सबसे खतरनाक होता है। कमांडर पाकर भी अब लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हालांकि वो भी इस बार लोगों को यहाँ लाया था, लेकिन वो उन सभी को नहीं लाया। वो जो अधिक चाहता था वो गुरिल्ला युद्ध लड़ना था, और जो वो अधिक चाहता था वो बंदूक के लिए लड़ना और स्थान बदलना था। वैसे भी उनकी भाड़े की रेजिमेंट का कोई निश्चित निवास नहीं था। ओयांग परिवार के लिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन ओयांग परिवार अलग था और उद्योग सभी हातियन शहर में है, इसलिए भाड़े के सैनिकों के लिए उन्हें ढूंढना आसान है। हालांकि कमांडर पाकर जूगो से संतुष्ट नहीं थे। उसके पास ये होना ही चाहिए। यदि उसने आज ऐसा नहीं किया तो वो ओयांग के परिवार पर हमला करने में सक्षम होगा, लेकिन ये गारंटी देना कठिन है कि ओयांग का परिवार उस जूगुओ को नहीं खाएगा। इसलिए वो आज उस जूगुओ को वापस लेना चाहता था। आखिरकार उसने अब जो किया वो मुख्य रूप से उस जूगुओ पल के कारण था। और ओयांग तियान भी लड़ना नहीं चाहता। आखिरकार वो खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसके अलावा बल के मामले में वो कुछ लोगों को लाता है, लेकिन उसे कोई भारी फायदा नहीं होता है। कोई भी पक्ष लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई बोलना भी नहीं चाहता। आखिरकार कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वे सक्रिय रूप से कमजोरी दिखाते हैं तो उन्हें दूसरा पक्ष अवसर लेने के लिए कहेगा। इसके अलावा यह भविष्य की लड़ाई के लिए भी अच्छा नहीं होगा। युवा मास्टर, क्या आपने मुझसे जूगुओ को छुपाने के लिए कहा था जो उन्होंने अभी कहा था? घटनास्थल पर बारूद की गंध और भी तेज हो गई, लेकिन दोनों पक्ष सीढ़ियों की तलाश कर रहे थे। शुंजी की आवाज अचानक सुनाई दी। हालांकि उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उनकी बातें घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने सुनी जब दृश्य बहुत शांत था। एक क्षण में सभी लोगों की निगाहें उसकी ओर घूम गईं। ओयांग जिंगवेन ने हैरान और अविश्वसनीय चेहरे के साथ अपने अनुयायियों को देखा। शुरुआत में तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि उन्हें तुरंत जनता की नजर महसूस हुई और वे समझ गए। फिर वो शुंजी के पास पहुंचा और बोला, तुम। ओयांग जिंगवेन इतना उत्साहित था कि उसने यह नहीं कहा कि क्या। जब शुंजी ने वो वाक्य पूरा किया तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और लोगों के चेहरों के भावों को नहीं देखा। उन्होंने एक आज्ञाकारी सेवक की तरह व्यवहार किया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 298 भ्रम। ओयांग जिंगवेन, तुम्हें और क्या कहना है? खूनी भाड़े की रेजिमेंट के सामने हेरोल्ड ने ओयांग जिंगवेन की ओर इशारा किया और कहा कि वो वही था जो इसे सबसे अधिक करना चाहता था। आखिरकार जूगुओ को पहले उनके हाथों लूट लिया गया था, और उसने वो दृश्य भी देखा था कि ओयांग जिंगवेन ने हमला किया था और अपने साथी को अन्य लोगों के साथ मार डाला था, इसलिए वो सभी लोगों में से था। मुझे ओयांग से सबसे ज्यादा नफरत है। इसके अलावा हेरोल्ड आश्वस्त नहीं था। उनकी ताकत ओयांग परिवार से कम नहीं थी, लेकिन उस समय दूसरा पक्ष भी अचानक आया और संख्या का लाभ स्पष्ट था, इसलिए वे हार गए। अब दोनों तरफ लोगों की संख्या लगभग बराबर है। उसने नहीं सोचा था कि वो दोबारा हारेगा। वो मैदान वापस पाना चाहता था और अपने मृत साथी का बदला लेना चाहता था। भगवान ओयांग, आप क्या कहते हैं? ये देखकर कि उनके अधीनस्थ सभी उत्साहित हैं। हालांकि वे पहले लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। पाकर ने फिर ओयांग तियान से सवाल किया और कहा कि अभी नौकर के साथ वे तर्कसंगत पक्ष है। ओयांग तियान ने पहले शुंजी को ठंडी आंखों से देखा। यदि घटनास्थल पर कोई अन्य लोग नहीं थे तो उसके पास निपटने के लिए अन्य चीजें थी। वो अब शुंजी को मारना चाहेगा, लेकिन अब वो नहीं कर सकता। उस स्थिति में वो अधिक जमीन से जुड़ा होगा। हालांकि वो अब शुंजी को नहीं मार सकता, लेकिन उसने पहले ही अपने मन में शुंजी को मौत की सजा दे दी है। वो सोचता है कि जब आज का कारोबार खत्म हो जाए तो उसे पहले अंदर और बाहर की चीजें निपटा लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा ओयांग तियान को भी समझ नहीं आ रहा है कि शुंजी ने ऐसा क्यों कहा। वो अपने परिवार का सेवक था, इसलिए उसे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओयांग जिंगवेन ने जुगो को लिया या नहीं। वो विपरीत लोगों को ये सोचने देगा कि उसने ऐसा किया है। इस तरह यह उसका अपना है और उसका अपना परिवार एक दूसरे को धोखा देता है, और फिर भी इतना स्पष्ट है कि दूसरे के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये शापित गुलाम दूसरी तरफ से नहीं खरीदा गया है? ओयांग तियान ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो दूसरे पक्ष जैसा नहीं लग रहा था। ओयांग तियान कुछ देर के लिए भ्रमित हो गया। निसंदेह, चाहे कारण कुछ भी हो, स्पष्ट रूप से इसे आगे बढ़ाने का समय नहीं है। कमांडर पाकर, हमने वास्तव में जुगो को नहीं लिया। मुझे नहीं पता कि उस लानत गुलाम ने ऐसा क्यों कहा, ओयांग तियान ने प्रमुख पाकर से कहा। साथ ही ओयांग तियान का दिल भी सोच रहा है कि क्या जुगो को वास्तव में उसके ही बेटे ने छीन लिया था, और यहाँ तक कि उसे धोखा भी दिया गया था। हालांकि चाहे वो इस बारे में कुछ भी सोचे, वो इस अवसर पर अपने बेटे का बचाव कर रहे होंगे। पता नहीं, वो आपके परिवार का सदस्य है, उसने इसे स्वीकार कर लिया है। क्या आप अब भी इससे इनकार करना चाहते हैं? पाकर ने कहा। कमांडर, उनसे इतनी ज्यादा बात मत करो। अब जो स्पष्ट है वो ये है कि उन्होंने जुगुओ को चुरा लिया है। अब जुगुओ चला गया है। यह वो नहीं है जो वे ले गए थे। और कौन? क्या जुगुओ उड़ गया? हेरोल्ड ने जोर से कहा।
यह है बस इतना कि जिसे उसने असंभव समझा था वो वास्तव में घटित हुआ और ह्यूगो स्वयं ही उड़ गया। हाँ कमांडर, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? वे हमें धमकाते हैं। अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखा सकते तो वे भविष्य में हमें धमकाने की हिम्मत करेंगे। इसका मतलब है तुआनजी, वे इसे स्वेच्छा से सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक वे इसे नहीं सौंप देते। खूनी भाड़े की रेजिमेंट के लोग एक दूसरे पर चिल्लाए। वे अनिश्चित जीवन जी रहे थे और क्रोधी स्वभाव के थे। अब उनके साथियों को मार डाला गया और लूट लिया गया। इसके अलावा वे सचमुच झूठ बोल रहे थे और उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे वे बहुत क्रोधित हुए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप टीएम में इसे फिर से कहने की क्षमता है। ओयान त्यान द्वारा लाए गए गार्ड इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओयान परिवार हातेन शहर के 4 परिवारों में से एक है। जब वे शहर में होते हैं तो कौन उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। अब उन्हें आमने सामने की डांट बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा वे उन भाड़े के सैनिकों से घृणा करते हैं जो अपने चाकुओं से उनका खून चाटते हैं। घटनास्थल पर अधिक से अधिक दुर्व्यवहार और भ्रम है। भले ही ओयान त्यान और पाक नियंत्रण करना चाहें, लेकिन वे उनमें से कुछ को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे नहीं जानते कि क्रोधी व्यक्ति कौन है। वे पहले शुरू करते हैं और फिर दृश्य उथल पुथल में होता है। वे सभी लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि ओयान त्यान और पाकर जो बातचीत को शांतिपूर्वक समाप्त करना चाहते थे, उन सभी को ऐसा करना होगा। ऐसे में अब यह और भी अराजक हो गया है। चीख, मेज और कुर्सी के क्षतिग्रस्त होने की आवाज और हथियारों के टकराने की आवाज आपस में जुड़ी हुई है, जिससे बाकी मधुशाला गायब हो जाती है। घटनास्थल पर 2 लोग थे जिन्होंने मदद नहीं की। एक था ओयान जिंगवेन, दूसरा था शुनजी। जब वे एक दूसरे से मिले तो उन्हें छिपने की जगह मिल गई। शुनजी ने गड़बड़ी का फायदा उठाया और रेस्तरां छोड़ दिया। वो जल्दी भाग गया। बेशक वो जानता था कि उसके पिछले शब्द उसके लिए किस तरह के परिणाम लाएंगे, इसलिए इससे पहले कि ओयान त्यान और उसके पिता और पुत्र उसे हिसाब किताब करने के लिए बुलाए, उसे जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। अन्यथा ये संभावना है कि उसका जीवन नहीं बचेगा, गारंटी दी जाए। ओयान जिंगवेन शुनजी की तलाश में है। वो उससे पूछना चाहता है कि उसने खुद को क्यों फंसाया। क्या वो मूर्ख था या सुबह उसे लात मारी गई थी? उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई जुगोर नहीं लिया। शुनजी को इसके बारे में सब पता है, लेकिन उसने यहाँ अपना मुंह खोला और खुद को खतरे में डाल दिया। हालांकि ओयान जिंगवेन लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन उसे शुनजी नहीं मिला। यह अनुमान लगाया गया है कि वो आदमी भाग गया है और ओयान जिंगवेन भागना चाहता है, लेकिन उसके पिता और गार्ड अभी भी यहाँ है। अब वो कैसे नहीं जाता? निस्संदेह शुनजी मूर्ख नहीं है। इसके विपरीत वो सोचता है कि वो काफी बुद्धिमान है। वांग एर के प्रति ओयान जिंगवेन के रवैये को देखने के बाद उसके मन में ओयान का घर छोड़ने का विचार आया। और तो और होटल में जो कुछ हुआ उससे उनके विचार को बल मिला। वो ओयान जिंगवेन से डरता है और ओयान जिंगवेन के आसपास सुरक्षा की कोई भावना नहीं है। और वो शुनजी, वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे ओयान का घर छोड़ना पड़ा। अभी 2 दिन पहले ही उनकी मुलाकात एंजिकिंग से हुई थी। एंजिकिंग ने उसकी ओर देखा और उससे पूछा कि क्या गलत था। उस वक्त उसे नहीं पता था कि क्या गलत हुआ है। शुनजी ने वही कहा जो उसने सोचा था और फिर उसे पछतावा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि एंजिकिंग और ओयान जिंगवेन दोस्त थे। यदि एंजिकिंग ने ओयान जिंगवेन को बताया कि वो क्या सोचता है तो ओयान जिंगवेन तैयार हो जाएगा। मैं खुद को जाने नहीं दूंगा। शुनजी को आश्चर्य हुआ। एंजिकिंग का मतलब न केवल शिकायत करना था, बल्कि उसने खुद की मदद करने की पेशकश भी की। निस्संदेह ये बिना शर्तों के नहीं था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 299 तुमने मुझे मजबूर किया। और एंजिकिंग ने जो शर्त रखी वो ये है कि उसे ओयान के परिवार को सही अवसर पर खड़ा करने दिया जाए, और इस सही अवसर को शुनजी को स्वयं समझने की आवश्यकता है। ओयान का परिवार जितना अधिक दुखी है, एंजिकिंग में उतना ही अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि मुझे संदेह है कि एंजिकिंग और ओयान जिंगवेन अच्छे दोस्त हैं। वे ऐसी शर्तें कैसे रख सकते हैं? हालांकि शुनजी स्पष्ट रूप से इतना कुछ प्रबंधित नहीं कर सकता। वो तो एक नौकर है। वो नवयुवकों के बीच मामलों को कैसे संभाल सकता है? केवल हालांकि वो पहले एंजिकिंग के अनुरोध पर सहमत हो गया था, शुनजी अभी भी अपने मन में झिझक रहा था। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि इसे कब करना है, जो एक अच्छा समय था। उसने सोचा कि वो काफी देर तक इंतजार करेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अवसर इतनी जल्दी आएगा। उसने अभी देखा कि दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। हालांकि दोनों पक्षों के नेता उन्हें फिर से रोकने की पूरी कोशिश करते दिखे। शुनजी के दिमाग की चमक चमकी और उसने ऐसा वाक्य कह दिया। इसके अलावा प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। अंततः दोनों पक्ष अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सके। हालांकि रक्त भाड़े की रेजिमेंट के लोग पहले भी ओयान के परिवार के लोगों के साथ लड़ते रहे हैं। आखिरकार यह अभी भी एक छोटी लड़ाई है। रक्त भाड़े के रेजिमेंट द्वारा मारे गए लोग ओयान के परिवार के साधारण नौकर थे, जो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार ये दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक शक्ति के आंकड़े हैं। यदि ऐसे आंकड़े एक दूसरे से लड़ते हैं तो संयम के लिए लगभग कोई जगह नहीं है। निस्संदेह शुनजी जानता है कि एक बार जब यहाँ का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा तो उसका परिसमापन हो जाएगा। इसलिए जब ओयान परिवार के पास खुद की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं थी तो उसे भागने का अवसर मिला। इसके अलावा वो अभी भी उद्देश्यपूर्ण ढंग से भागा। वो सीधे एंजिकिंग को खोजने गया। एंजिकिंग ने अपना कार्य समझाया। उन्होंने इसे पूरा कर लिया है। अब उसे मेरे अपने समय का आश्रय लेने के लिए एंजिकिंग की आवश्यकता है। जब शुनजी अपने भावी जीवन के बारे में कल्पना करता है तो वो निश्चित रूप से नहीं जानता है कि उसके पूर्ववर्ती वांग ए, जो ओयान स्टार के वेंचबन भी है, भी एंजिकिंग में है। हालांकि वो अच्छा जीवन नहीं जीता है, लेकिन उसके साथ मौत के समान बुरा व्यवहार किया जाता है। यदि शुनजी को इस स्थिति के बारे में पता होता तो वो नहीं जानता कि वो हनफू से मिलना जारी रखेगा या नहीं। मधुशाला में अराजकता अभी भी जारी है। अधिक से अधिक लोग घायल हो रहे हैं और मौत दिखाई देने लगी है, और लोग असली आग भी खेल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जब अराजकता हुई तो हेरोड ने ओयान जिंगवेन पर ध्यान केंद्रित किया। कोई रास्ता नहीं था।
घटनास्थल पर मौजूद इतने सारे लोगों के बीच वो ओयान जिंगवेन से सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिसने ओयान जिंगवेन को अपने साथी को अन्य लोगों के साथ मारने दिया और उसे लगभग मार डाला। ओयान जिंगवेन ने अपने पीछे चिल्लाने की आवाज सुनी और वो चौंक गया। उसकी वृत्ति घूम गई, लेकिन उसने अपने पीछे एक बड़े आदमी को देखा। उसने एक असली तलवार की भावना लहराई और उसके पास उड़ गया। ओयान जिंगवेन का चेहरा अचानक बदल गया, उसका शरीर अवचेतन रूप से जमीन पर लुढ़क गया और वो छिपने में सक्षम हो गया, लेकिन तलवार उसके बगल की मेज पर उड़ गई और प्रतिक्रिया में मेज गिर गई, लेकिन 2 मेजों के पैर टूट गए। दूसरे पक्ष को उसे मारने के लिए आते देख ओयान जिंगवेन चिल्लाया, पिताजी मेरी मदद करो। उसके बगल में ओयान तियान कमांडर पाकर से लड़ रहा है। वो ताकत में कमजोर नहीं है, अन्यथा वो खूनी भाड़े की रेजिमेंट का नेता नहीं हो सकता। ओयान तियान अकेले उससे संघर्ष कर रहा है। हालांकि अपने बेटे की चीख सुनने के बाद भी वो अवचेतन रूप से अतीत की ओर देखता रहा और अपने बेटे के खतरे को देखता रहा, इसलिए उसने उसे बचाने के बारे में सोचा। आखिरकार कमांडर पाकर भाड़े की रेजिमेंट का नेता है। वो लंबे समय से विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वह नहीं जानता कि वो हर साल कितनी बार वहां जाएगा, इसलिए उनके पास लड़ने का बेहद समृद्ध अनुभव है। ओयान तियान को विचलित देखकर वो इस अवसर को कैसे जाने दे सकता था। अच्छा अवसर, उसके सामने उसके हाथ में लंबी तलवार लगभग 2 अंक तेज थी और उसने छाया के टुकड़े उठा लिए। तलवार ऊर्जा से भरी हुई थी और लगातार ओयान तियान पर हमला कर रही थी। ओयान तियान को दूसरे पक्ष में लूट लिया और तुरंत नीचे की ओर गिर गया। हालांकि वो अभी भी खुद को चोट लगने से बचा सकता था, लेकिन वो कोई प्रभावी पलटवार नहीं कर सका। और ओयान जिंगवेन के दूसरे पक्ष को उस हेरोड ने पूरी तरह से घूर कर देखा है। यदि विरोध करने में मदद के लिए कोई गार्ड नहीं होता तो ओयान जिंगवेन की मौके पर ही मौत हो सकती थी, लेकिन फिर भी ओयान जिंगवेन की स्थिति अच्छी नहीं है। हर तरह के खतरे चारों ओर हैं। ओयान तियान अभी भी चिंतित है। वो ओयान जिंगवेन जैसा बेटा है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हालांकि वो हमेशा अपने लिए परेशानी का कारण बनता है। आखिरकार वो उसका अपना बेटा है, वो उसे खतरे में पड़ते नहीं देख सकता। ओयान तियान को ओयान जिंगवेन को अपने पास लाने का अफसोस है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक अच्छी बातचीत इस तरह कैसे बन सकती है। उसने उस बक्से में रखी चीजें नहीं ली, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन्हें लेने का फैसला किया। उसने कितना भी समझाया, दूसरे पक्ष को विश्वास नहीं हुआ। और इन लोगों में ओयान जिंगवेन की ताकत सबसे कम है। वो इधर उधर भाग सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि खून के भाड़े के रेजिमेंट के लोगों ने उसे घूर कर देखा है। आखिरकार हर कोई जानता है कि ओयान जिंगवेन ओयान तियान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन ओयान जिंगवेन को आखिरकार दूसरी तरफ से मौका मिल गया। उसके कंधे में चाकू लगा था और खून बह रहा था। ओयान जिंगवेन दर्द के कारण लगभग बेहोश हो गई। अगर उसे नहीं पता होता कि अगर वह अब बेहोश हो गया तो शायद वो मर जाएगा, तो ओयान जिंगवेन खुद को संभालने में असमर्थ होता। दूसरी ओर ओयान तियान ने अपने बेटे को घायल देखा और उसकी आंखें और कैंथस फट रहे थे। तुमने मुझे मजबूर किया। ओयान तियान ने खूब शराब पी थी, लेकिन उसका मुंह शब्दों से भरा हुआ था। नहीं, वो एक बड़ा कदम उठा रहा है। हालांकि कमांडर पाकर कोई जादूगर नहीं है, फिर भी यहाँ जादूगर है। उन जादूगरों ने पहले ही हवा में जादुई तत्वों को ओयान तियान की ओर पागलों की तरह महसूस किया है। जाहिर है वो जो जादू भेजने जा रहा है वो बहुत शक्तिशाली है, और जादू के तत्व पागलपन से यहाँ तक कि उग्र रूप से बढ़ने लगे हैं। कमांडर पाकर भी आश्चर्यचकित थे। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि जादू की चाल कितनी शक्तिशाली होती है। अब ओयान तियान की ताकत वो नहीं है जो एक वरिष्ठ जादूगर के पास होनी चाहिए। उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा मजबूत है। क्या उसने पहले अपनी ताकत छुपाई थी? पाकर ने मन ही मन सोचा। पाकर की जांच में हालांकि ओयान तियान एक जादूगर था, वो केवल एक वरिष्ठ जादूगर था। वो बिल्कुल भी नहीं डरा। हालांकि अभी की लड़ाई में उन्हें लगा कि ओयान तियान की ताकत वरिष्ठ जादूगरों की तुलना में बेहतर लग रही है। अब उसकी भावना और भी तीव्र हो गई है। ओयान तियान निश्चित रूप से एक साधारण वरिष्ठ जादूगर डिवीजन नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 300 निषिद्ध मंत्र। ओयान तियान ने पहले अपनी ताकत छिपाई थी। उनकी ताकत अन्य लोगों द्वारा ज्ञात कोई वरिष्ठ जादूगर नहीं, बल्कि एक महान जादूगर है। उसने जादूगर की दहलीज भी छू ली है। हालांकि पूरे साम्राज्य में बहुत सारे जादूगर नहीं है, ये देखा जा सकता है कि जादूगर कम है। इसलिए जब पाका को लगा कि ओयान तियान की ताकत बढ़ गई है तो उसने तुरंत 12 बिंदुओं पर ध्यान दिया। सौभाग्य से उसकी ताकत कमजोर नहीं है। भले ही वो ओयान तियान का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन आत्म सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है, और वो दूसरे पक्ष को भी उलझा सकता है और दूसरे पक्ष को ओयान जिंगवेन को बचाने नहीं दे सकता है। ओयान तियान स्पष्ट रूप से इस स्थिति को जानता है, इसलिए इस बार उसने जो जादू इस्तेमाल किया वो कोई महान जादूगर या जादूगर नहीं है, बल्कि एक पौराणिक जादू है, यानी निषिद्ध जादू। निस्संदेह यदि आपके पास निषिद्ध आकर्षण को आजमाने की ताकत नहीं है तो भी आपके पास बहुत सारे परिणाम होंगे। यहाँ तक कि अगर आप निषिद्ध जादू का प्रयास करते हैं तो भी आपकी उपलब्धियां एक स्तर तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा भविष्य में आपकी साधना की गति बहुत धीमी हो जाएगी। हालांकि ओयान तियान अब इतना नियंत्रण नहीं कर सकता। अगर उसने दोबारा ऐसा नहीं किया तो उसका बेटा खत्म हो जाएगा। इसलिए भले ही कीमत बहुत अधिक हो, उसे इसे अभी स्वीकार करना होगा। रोज पवन ब्लेड। पवन निषिद्ध आकर्षण बड़ी संख्या में पवन ब्लेडों को बुला सकता है, जिससे एक निश्चित सीमा के भीतर बड़ी संख्या में क्षति हो सकती है। पवन प्रणाली का निषिद्ध जादू ओयान तियान द्वारा गलती से हासिल कर लिया गया था। इस जादू का उपयोग करने के लिए कम से कम इसे महान जादूगर गुरु के स्तर की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ तक कि महान जादूगर मास्टर भी निषिद्ध जादू की शक्ति को पूरा खेल नहीं दे सकते। वह इसे बिना किसी दुष्प्रभाव के करने में सफल रहा। यदि आप इस जादू की सारी शक्ति को मुक्त करना चाहते हैं तो ये केवल किंवदंती में है। हालांकि यह एक पौराणिक अस्तित्व है। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो इस स्तर तक पहुंचा हो। और ओयान तियान सिर्फ एक जादूगर है, जादूगर भी नहीं। अब इस जादू का जबरदस्ती इस्तेमाल न सिर्फ शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि इसकी शक्ति भी कम हो जाती है। हालांकि भले ही शक्ति और कम हो जाए, यह निषिद्ध है,
इसलिए हवा की पवन प्रणाली के जादुई तत्व लगातार ओयांग तियान पर एकत्रित हो रहे हैं। रक्त भाड़े के रेजिमेंट के लोगों को पहले से ही बुरा लगा है, इसलिए उन्होंने ओयांग तियान पर पागलपन से हमला किया। यहाँ तक कि हेरोल्ड ने ओयांग जिंगवेन का पीछा करना छोड़ दिया और ओयांग तियान पर हमला कर दिया। हालांकि गार्ड स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ओयांग की प्रतिभा की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वे खूनी भाड़े के सैनिकों के हमले के खिलाफ लड़ते हैं। आखिरकार ओयांग तियान ने निषिद्ध मंत्र का पाठ समाप्त किया। इस समय उसका चेहरा बिना किसी खून के सफेद पड़ गया था। हालांकि प्रभाव स्पष्ट था। रक्त शिविर में लोगों के बीच हवा के झोंके लगातार दिखाई दे रहे थे। इन ब्लेडों ने बेरहमी से लोगों के शरीरों को काट दिया और लोगों के कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, जिनमें कई घाव थे। हवा का ब्लेड बिल्कुल भी नहीं रुकता। हालांकि दुर्घटना बहुत तेजी से हुई, क्योंकि ओयांग तियान को जादू शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था। जादू जारी होने के बाद उसने जादू पर नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस जादू ने न केवल रक्त भाड़े के रेजिमेंट के लोगों के बीच लूटपाट की, बल्कि उनके पक्ष में कई पवन ब्लेड भी मारे। अच्छी बात यह है कि ओयांग तियान की ताकत आखिरकार मजबूत नहीं है, नहीं तो इस जादू का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि बाहर सड़क पर पैदल चलने वाले भी प्रभावित होंगे। मौत अप्रत्याशित रूप से, यहाँ तक कि बहुत तेज गति से भी सामने आने लगी है। हवा के झोंके से हेरोल्ड का गला कट गया और वह अब और नहीं मर सकता, और लोग इस खतरनाक जगह को छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। इसलिए बाहर निकलने पर एक और हाथापाई हो रही है। ओयांग तियान के जादू के कारण इस समय कोई जादू नहीं है, यहाँ तक कि कोई ताकत भी नहीं है, और चलते समय उसे समर्थन की आवश्यकता होती है। भागते हुए कमांडर पाका को एक मौका मिला और उसने उसे काट दिया। एक गार्ड ने ओयांग तियान को कुछ क्षति रोकने में मदद की। हालांकि फिर भी ओयांग तियान का एक हाथ काट दिया गया था। कमांडर पाका हमला जारी रखने ही वाला था। हालांकि इस समय जब उसने ध्यान नहीं दिया तो हवा का एक झोंका उसकी बांह पर लगा। ये ताजा ब्लड डीसी था। हेड पाका अचानक पीछे हट गया। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। अगर हम नहीं गए तो यहीं मर जाएंगे। हालांकि जब कमांडर पाका सराय से बाहर निकला तो भाड़े के रेजिमेंट के केवल 3 सदस्य थे जो पहले उसके साथ आए थे, लेकिन अगर वे जीवित भी थे तो भी सभी को बहुत चोटें आई। ओएंटिन, आज का कारोबार खत्म नहीं हुआ है। पाका ने दूर से ओयांग तियान को चिल्लाया, फिर 3 घायल लोगों को लिया और जल्दी से चला गया। आखिरकार ये हातेन शहर है जो ओयांग परिवार का क्षेत्र है। यदि वे यहाँ अधिक समय तक रुकते हैं तो ओयांग परिवार का समर्थन मिलेगा। ओयांग तियान भविष्य की परेशानियों से राहत के लिए पाका को यहाँ छोड़ने को तैयार है। हालांकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उसने सोचा कि खून की भाड़े की रेजिमेंट यहाँ उनसे नहीं लड़ेगी, इसलिए ज्यादा लोग नहीं हैं। उनमें से कई पहले लड़ाई में हार चुके हैं और कई लोग विंड ब्लेड की आकस्मिक चोट के कारण मर गए। अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, इसलिए भले ही यह जानबूझकर पीछा किया गया हो, ऐसी कोई ताकत नहीं है, केवल दूसरे पक्ष को जाते हुए देखना है। चल दर, ओयांग तियान ने अपने अंगरक्षक से कमजोर होकर कहा। वो जानता था कि आज से दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है और दूसरा पक्ष पागलपन से जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। उसे तैयार रहना चाहिए। ओयांग जिंगवेन को इस परिदृश्य में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। उन्हें हल्की सी चोट लगी और यह सिर्फ त्वचा की चोट थी। हालांकि वो ये भी जानता था कि आज की घटना पूरी तरह से उसके ही कारण हुई थी, इसलिए उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप अपने पिता का समर्थन किया और वापस चला गया। सौभाग्य से उसके पिता के सभी विचार रक्त भाड़े के रेजिमेंट के आने वाले बदला पर है। उसे डांटने का कोई मन नहीं है। ओयांग तियान को जो नहीं मिला वो ये था कि उसकी प्राप्त अंगूठी में प्रचंड पवन ब्लेड का जादू स्क्रॉल जो उसने प्राप्त किया था, प्रकाश की एक चमक के बाद गायब हो गया। इसके बजाय ये कुछ ऐसा था जिसे उसने नहीं देखा था। जिस सेब के कारण दोनों पक्षों में लड़ाई हुई वो भी लड़ाई में है। मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ फेंका गया है। वीर छटने के बाद शराबखाने के पास एक भिखारी ने सेब उठा लिया। चाहे वो कुछ भी हो, उसने उसे उठाया और खा लिया। फिर उसने पाया कि जो फल उसने कभी नहीं देखा था वो बहुत स्वादिष्ट और रसीला था। उसकी आंखों में चमक आ गई और फिर उसने एक एक करके खाया तो इस दुनिया में पहला सेब दिखाई दिया। वो इतनी जल्दी गायब हो गया।